चैप्टर 2 भगवद गीता वर्स 47, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मेरे को लगता है वो वर्स ही एक बुक है कि आप एफर्ट करो बट उसके बारे में, फ्रूट के बारे में मत सोचो। तो ये पैराडॉक्स जो है ना, ये एंटरप्रेन्योर्स को परेशान कर देता है। आई वांट टू नो कि चाइनीज सोसाइटी और इंडियन सोसाइटी बिजनेस को किस तरह से देखती है दोनों। फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर इन इंडिया, वर्ल्ड्स बेस्ट, मेड इन इंडिया, एक्सपोर्टेड टू वर्ल्ड। व्हाई? बिकॉज फर्स्टली गेमिंग का आइडिया आया कहाँ से? गेमिंग का आइडिया इसलिए आया क्योंकि प्राइवेट फंडेड कंपनीज में बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं जहां इन्वेस्टर्स अगर इजेक्ट करना चाहें अपने आप को, तो वो आपको भी इजेक्ट करेंगे। क्योंकि 98% ऑफ टाइम मैंने देखा है कि लोग सबको प्यार करने की कोशिश करते हैं, अपने आप से नफरत करते हैं। तो अपने आप से प्यार करना बहुत हार्ड है यार। 99% आज की डेट में लोग फ्री गेम खेलते हैं। मुझे अभी कोई नहीं मिलता है रोड पर कि बोलता है जी मैंने तो गेम खरीदा। मतलब लोग हंसेंगे आपने गेम खरीदा, बुद्धू हो। गेम एक बनता कैसे? पॉइंट ए से जो उसका फाइनलाइजेशन होता है वहां तक क्या जर्नी होती है? श्योर, मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। गेम्स बनते कहते हैं, सी पबजी का कितना होता है। तो आप सोचो पबजी विदाउट मोबाइल, पबजी इज अ ग्रेट एग्जांपल। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जय और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। जब हम भारत के प्रेजेंट को देखते हैं, हम कई सारे पोटेंशियल्स देखते हैं। हम ये देखते हैं कि भारत कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और इन सभी ग्रोथ स्टोरीज में एक सबसे बड़ा रोल प्ले किया है भारत के स्टार्टअप्स ने, भारत के एंटरप्रेन्योर्स ने। आज हम एक ऐसे ही एंटरप्रेन्योर से बात कर रहे हैं जिन्होंने भारत के ग्रोथ स्टोरी में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। इनका नाम है आलोक केजरीवाल जी। मिस्टर आलोक केजरीवाल एक सीरियल एंटरप्रेन्योर है जो कि करंटली CEO एंड को फाउंडर है ऑफ गेम्स टू विन, एक ऐसी कंपनी जिसने पूरी दुनिया को कई सारे फेमस गेम्स दिए, जैसे कि गेटिंग ड्रेस्ड, पार्किंग कार्स एक्सेट्रा। आलोक केजरीवाल जी के साथ हमने कई सारी बातें की और हमने जाना कि एक स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने की फिलॉसफी क्या होती है। हमने जाना कि आलोक जी ने गेम्स टू विन को सक्सेस किस तरह से दिलाई। इस पूरे पॉडकास्ट को सुनने के बाद आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलेगा खुद का बिजनेस करने का या खुद का स्टार्टअप करने का। दिस इज literally the 101 of startups and how to run a startup. So without any further ado, let's start this podcast in 3, 2, 1. आलोक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो पे। नमस्ते। नमस्ते, थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद। सर, आपकी जर्नी फर्स्टली मैं व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा, बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है। काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स रहे, बिजनेस अप्स एंड डाउन्स, लाइफ के अप्स एंड डाउन्स, बट आपने उन सभी को ट्रैवल किया उन जर्नी से, उन अप्स एंड डाउन से, एंड एक स्टोरी है अब जो लोगों को इंस्पायर करती है, स्पेशली मेरे जैसे लोगों को जो अब अपने एंटरप्रेन्योरियल जर्नी पे है। सो आपकी बुक जैसे जो नई बुक है, मैंने 3 घंटे में ख़त्म कर दी कल रात, एंड इस बुक से मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। बहुत सारे टेकअवेज है जिनके ऊपर आज हम बात करेंगे। सो सर, फर्स्टली तो मुझे ये जानना है, आपके इंस्टाग्राम, ट्विटर पे हर जगह आपने एक टर्म यूज किया है, रॉबिनहुड। तो वहीं से बात शुरू करते हैं। रॉबिनहुड है क्या? तो लगभग 10 साल पहले ना, ये रॉबिनहुड तो सब जानते हैं। हाँ। जो बंदा था जो सबको रिच को रॉब का घर पुअर को देता था। रॉडेन जो है ना, रॉडेन जो स्कल्प्टर है, रॉडेन ने एक बहुत फेमस स्कल्पचर स्कल्प्ट किया है कॉल्ड थिंकर। वो ऐसे बैठा हुआ है। हाँ, राइट। तो ये एक्चुअली मुझे लगा कि यार जो आज की डेट में जो चीज़ जो बांटने लायक है वो है नॉलेज, और थिंकिंग से और रीडिंग से नॉलेज आती है। तो मैंने दोनों वर्ड को कंबाइन कर दिया। तो रॉबिन थिंकर है, रॉबिनहुड गिवर है, तो रॉबिनहुड हो गया। ओके, सो ये अब आपकी लाइफ की फिलॉसफी है। मैंने काफी बहुत सालों तक एक पोर्टल चलाता था फ्री कॉल्ड द रॉबिनहुड्स। ओके। तो मैंने मेरी ब्लॉगिंग जर्नी चालू करी robinhood.com से। उससे फिर मैंने द रॉबिनहुड्स बना दिया। तो प्री एंटरप्रेन्योरियल एक्सप्लोजन इंडिया में ना हम लोग ने काफी कॉन्फ्रेंसेस, मीटअप्स किए, तो रॉबिनहुडर्स बन गए वो लोग। तो काफी लोग जानते हैं और वो अब वही ब्रांड बन गया है। ओके, इंटरेस्टिंग। मुझे और जानना है इसके बारे में कि किस तरह से इससे रॉबिनहुड के अब इस कॉन्सेप्ट को आप पैन इंडिया भी, आई एम श्योर कि आप सोच रहे हैं, तो किस तरह से आप इसे सोच रहे हैं? एक्चुअली देखिए, उसमें ना एक हर मूवमेंट की एक लाइफ स्पैन होती है। हम लोगों ने जो करा वो प्री इंटरनेट, मैं बोलता हूँ प्री इंटरनेट, मैंने सेकंड बार ये टर्म यूज किया। 2014-15 से जो इंटरनेट का फंडिंग का एक्सप्लोजन हुआ, उससे अब लोगों को ये बोलना नहीं पड़ता है कि भाई इंटरनेट एंटरप्रेन्योर क्या है। मतलब हजारों पोस्टर बॉय बन गए।
प्री इंटरनेट एक्सप्लोजन लोगों को बोलना पड़ता था यार ये एंटरप्रेन्योरशिप है, ये इसके टेम्पलेट्स हैं। तो आई थिंक हमने जो जॉब करना था कर दिया। रिले रेस में ना हमने 1 लैप नहीं 4 लैप हम भाग चुके हैं। अब एक वो ब्रांड स्टैटिक हो गया है, इससे ज़्यादा मुझे ऐसी कंट्रीब्यूशन करनी है क्योंकि ये एक परमानेंट चीज़ हो जाती है। Correct. अभी आपने 300 पन्ने पढ़े, समझो उसमें 3 पेजेस भी आपके दिमाग में चिपक गए तो मैंने काम कर लिया मेरा। अब अगर मैं 3 किताब मैंने लिख दिया, अगर मैं 30 लिखूंगा तो 100 पेज लोगों के दिमाग में चिपक जाएंगे। तो अब फॉर्मेट ये हो गया है। ओके, सो और बुक्स लिखने का प्लान है? हाँ डेफिनेटली। मेरी 3 बुक्स मेरे दिमाग में ऑलरेडी हैं। मेरे पब्लिशर भी बड़े खुश हैं या दुखी हैं, मुझे नहीं पता ये बंदा क्या कर रहा है। तो अभी ना मेरा नया जो हैंडल है वो धंधे की बात हो गया है। तो उसके बारे में एक सेकंड बात करता हूँ। तो वर्ड थोड़ा क्रैसी साउंड होता है हिंदी धंधे की, मारवाड़ी में समझ सकता हूँ। हाँ, बट लोगों को लगता है थोड़ा ऐसे फ्लिंच करते हैं ना, क्या है धंधे की बात। तो वही है कि धंधे का मतलब ही होता है कि ग्राउंड लेवल की बात है। अगर आप उसको फाई फू बनाओगे, सूट फूट करोगे तो फिर उसमें सब लॉस हो जाएगा। तो धंधे की बात मेरा हैंडल है। तो एक तो मैं धंधे की बात पर बुक लिखूंगा क्योंकि मैं डेली ब्लॉग करता हूँ लिंक्डइन पर, फेसबुक पर, और उसकी जो कलेक्शन हो गई है बहुत सारी, उसकी अप्रिसिएशन आई है। रॉडिनोट भी ऐसे हुआ था कि लोगों ने बहुत सारा अप्रिसिएशन करा, तब मैंने मेरी पहली बुक लिखी। सो सेकंड बुक मुझे लगता है एक दिन मैं मेडिटेट कर रहा था तो मेरे सामने एक पिक्चर आ गई कि मैं एक ट्री के ब्रांच पर बैठा हूँ और मैं वही ब्रांच को मैं सॉ कर रहा हूँ, मैं उसको ही काट रहा हूँ। तो बुक का नाम है कॉमन बिजनेस मिस्टेक्स। ओके, इंटरेस्टिंग। हाँ, एंड थर्ड बुक है, उसके टाइटल इंटरेस्टिंग है, 2.47। 2.47? हाँ, आपको पता है क्या है 2.47? 2.4 पाई का, ओके, दैट इज 3.14। 3.14, या। हाँ, 2.47 इज चैप्टर 2 भगवद गीता वर्स 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वो एक, मेरे को लगता है वो वर्स ही एक बुक है कि आप एफर्ट करो बट उसके बारे में, फ्रूट के बारे में मत सोचो। तो ये पैराडॉक्स जो है ना, ये एंटरप्रेन्योर्स को परेशान कर देता है कि यार मैं मेहनत, एंटरप्रेन्योर्स को छोड़ो, आप मेहनत कर कर मेरे ऑफिस में आए, अब अगर ये वीडियो नहीं बना या कुछ खराब हो गया, आपको बड़ी निराशा होगी कि यार ये क्या हुआ। तो उसको टैकल करने के लिए मैंने ये वर्स चुना है और उसके ऊपर मैं एंटरप्रेन्योर्स, कॉमन लोगों को बताना चाहता हूँ कि एफर्ट और रिजल्ट टोटली अनरिलेटेड है, which doesn't sound logical. Okay. सर, इसके ऊपर हम वापस से आएंगे, बात करेंगे, बिकॉज आपकी जर्नी के थ्रू आई वांट टू कनेक्ट दिस वन थिंग। बट इसके पहले अपने धंधे की बात। हाँ जी। अब एज अ मारवाड़ी ये वर्ड हमारे घर पे बहुत यूज होता है, धंधा, बिजनेस, मतलब वो सब आज की बात है। Correct. जो एक क्रक्स है, एक जो मसाला है वो धंधा है। आपके घर पे भी मतलब सिंस चाइल्डहुड धंधे की बात होती थी? करेक्ट, धंधे की बात होती थी। बहुत फनी बात मैंने पहली बुक में लिखा है। मेरी नानी मेरी 85 ईयर्स की होकर अभी वो शी वेंट, समाधि ली उन्होंने। तो जब से मैं 14-15 साल का था मैं उनके साथ ही था शुरू से ही मैंने। तो अभी मेरे नॉर्मली मदर क्या करती है, मतलब शी इज़ लाइक माई मदर ना। तो नॉर्मली कोई बच्चा स्कूल से आता है, कॉलेज से आता है, तेरे भाई कुछ खाया क्या, कुछ पढ़ा का, तो मुझे बोलती थी टेबल पर आज सोने का भाव क्या हो गया। तो मतलब वो डायरेक्ट खाली धंधे की बात करती, पता है आज टाटा स्टील का क्या प्राइस हो गया, ये नानी है मैं मेरी। तो अब वो नाना को बोलती थी, मैंने कितना बोला था ये टिस्को ले लो, तो पूरी डिनर टेबल की बातें ये होती थी। बट आई थिंक कम्युनिटी के अलावा भी जो आज की डेट में बिजनेस पर जो फोकस हो गया है, या तो आप किसी के लिए काम करो या किसी के लिए काम बनाओ, दो ही टाइप के ऑल्टरनेटिव्स हैं। आर्टिस्ट भी होता है तो आप भी खुद के लिए काम करते हो ना। इसमें बिजनेस समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी तो सही है, वो तो क्रक्स होता है, बट उसके बाद पैसे कैसे कमाए जाए और रखे जाए और लॉस नहीं बने, ये जो 3 पहलू है ना, ये समझाने लायक है। ये धंधे की बात है। ओके, आपने आपकी बुक में एक टर्म यूज किया, मिनिमम धंधा प्रोडक्ट, इसके बारे में बताइए। MVP। तो यार MVP ना तो सबको पता है, ये बहुत फेमस हो गया है, सब अभी बहुत MBA लैंग्वेज हो गई, MVP। कोई समझ में नहीं आता है MVP होता क्या है, क्योंकि वो बड़ा टेक प्रोडक्ट है, एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। मेरा हिसाब से ना एवरी प्रोडक्ट सर्विस है धंधे। MDP का मतलब क्या हुआ, वही कॉन्सेप्ट को आपने थोड़ा और
रैशनल कर बोला कि यार मुझे क्या चीज़ करनी चाहिए ताकि उसका एक सिंपलेस्ट टेस्ट हो जाए। तो जो मैंने गेटिंग ड्रेस में जो एग्जांपल दिया है कि कोई ने मुझे बोला, चढ़ा दिया कि यार आप जीन्स बनाओ मेरे फादर की सॉक्स फैक्ट्री में। अब बोलने वाले बहुत होते हैं, ये एक अलग एक लेसन है। बोलने वाले, चढ़ाने वाले, कुछ बेचने वाले बहुत होते हैं। आप अगर फंस गए उनकी बातों में तो आप कष्ट में रहोगे। तो मैंने वो बुक के हिसाब से जो मैंने ट्राई करा यार 2-3 दिन में पता लगाऊं कि रियल है या खाली हाइप है, तो वो मैं मिनिमम धंधे की बात बोलता हूँ। तो अभी आपने ये प्रोग्राम चालू करा तो आपने तो शुरुआत छोटी छोटी वीडियो से की, तो अननोइंगली भी आपने MDP का ही फॉर्मेट यूज़ किया। और जो बड़ी फंडेड कंपनीज हैं जो कॉन्सेप्ट पर फंडेड हो जाती हैं, नहीं जी हम तो यहाँ इस यूनिवर्सिटी के हैं, हमने ये किया है, दे डोंट हैव MDP। राइट। तो अब उनका तो चांस होता है कि यार अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं चला तो क्या होगा। तो दैट इज़ वाई जिसको बोलते हैं ना मिनिमलिज्म, रिडक्शनिज्म, सिंपलेस्ट चीज़ को आप लॉन्च कर ट्राई करो। ओके, सो इसका आप कोई रियल लाइफ एग्जांपल दे सकते हैं? मतलब जो आपने बुक में एक जीन्स वाला एग्जांपल दिया था, करेक्ट, उसी को आप बताइए, या तो कोई और एग्जांपल जहाँ पे आपने इसे यूज़ किया हो। देखो यार मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ, एक मेरे एक्सपोर्ट की बात करता हूँ। ये तो वो जीन्स तो बहुत एलियन है। हाँ। जब मैंने मेरे फादर की सॉक्स फैक्ट्री ज्वाइन करी, तो जब मैं बहुत एक वियर्ड टाइम था 91 में मनमोहन सिंह ने रुपी को डिवैल्यूएट कर दिया। तो अब क्या होता है, रुपी सडनली जब डॉलर जैसे 18-19 मिलता था उस टाइम 25 या 30 मिलने लग गया, आई डोंट नो द नंबर। तो मुझे लगा हाइपोथेसिस, दिस इज हाउ आइडियाज आर बोर्न ना, कि यार कॉटन और लेबर तो इंडिया में भरपूर है, सॉक्स किससे बनते हैं, कॉटन और लेबर से। और डॉलर हमारी जो प्रॉब्लम थी कि यार 30 रुपये से 20 रुपये मिल रहा है, वो 30 मिल रहा है। तो एक मुझे लगा कि एक वाइबल प्रोडक्ट या वाइबल अपॉर्चुनिटी बन गई। राइट। मेरे फादर ने मुझे डांटा, यार बेवकूफ़ है तो अभी आया है, कुछ बैठ जाए यहाँ पर, कुछ कर मत। तो मुझे लगा कि गलत है। तो मैंने बहुत छोटे छोटे सैम्पल्स बनाए और फॉर 2-3 years मैं लोगों को भेजता गया ये सैम्पल्स कि ये इंडिया का सॉक्स है, आपको क्या कैसे लगा, और आपको अच्छा लगता है तो वी कैन मेक मोर फॉर यू। अब आप सोचिए, इंडिया की बिगेस्ट सॉक्स फैक्ट्री का कोई एक्सपोर्ट नहीं था, पर ये MDP का एग्जाम्पल था। और उसमें मैंने डिस्कवर करा कि यार लोगों का फीडबैक कैसे आता है, क्या आता है। इन शॉर्ट 3 साल के बाद मैंने पहला ऑर्डर क्लोज किया 3 लाख रुपए का। ओके। उस टाइम मेरे फादर का टर्नओवर था 10 crores। 3 साल के बाद माई टर्नओवर वाज 10 crores। सेम आइडिया। तो MDP इन एक्शन। तो यही होता है। आप एग्जाम्पल ऊबर तो ऐसे लगता है यार बाप रे, कहाँ कौन सी दुनिया में ऊबर नहीं है। गलत है। सैन फ्रांसिस्को में मिशन डिस्ट्रिक्ट में और आई थिंक मार्केट में ओनली इट वाज बीइंग ट्राइड। ओके। हाँ तभी, और उनको पता था, जैसे भी आज सोचो नारिमन पॉइंट 6 बजे आपको पता है कि ट्रैफिक होएगा ही, तो 5:45 बजे वो लोग वहाँ गाड़ी पैदा कर देते। तो लोगों को लगता था अरे यार ये तो गाड़ी ऐसी आ रही है। इट वॉज अ लाई, इट वॉज नॉट रियल, बट सिमुलेट हो रहा था कि आपने बटन दबा और गाड़ी कैसे आ गई। अभी आप मेरे ऑफिस के बाहर खड़े हो जाओ और आपको फ़ोन करूँ, अब बोले आलोक जी आ रहा हूँ, हाँ आलोक जी मैं आ गया, तो मैं कह रही ये तो जादूगर है। तो ये सब चीज़ें MDP की कॉन्सेप्ट्स थी। ओके। और हैं, हर आदमी यही कर सकता है। राइट। मेरे को एक चीज़ आपसे जाननी थी, और ये चीज़ मैं अपने मम्मी पापा से भी बहुत बात करता हूँ, ये मारवाड़ी लोगों में बिजनेस एक्यूमेन आता कहाँ से? व्हाट इज द रीजन? बहुत सुंदर सवाल है। हार्डशिप से हर चीज़ आ जाती है। अपना जो स्टेट है राजस्थान, उसमें आप क्या खोद कर क्या पैसे पैदा कर सकते हो? कुछ नहीं। रेती है या रेगिस्तान है। तो ऊंट पर बैठकर हम लोग गए लाइवलीहुड ढूंढने के लिए। पहले तो जहाँ पर पैदा हो वही हार्डशिप है। अब आप सोचो कि जहाँ से गए आप एलियन जगह गए, वहाँ पर आपको अकस्टम होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो ये बिजनेस एक्यूमेन आती है हार्डशिप से। अब आप देखो जो बाकी स्टेट्स है, इतना वो पंजाब है, आपको दूध दही पनीर तो ऐसे लगता है रोड से उग रहा है, खेतों से उग रहा है। सो वहाँ पर जो इंडस्ट्रियलिज्म है दैट इज लोकल। जो जुगाड़, बाहर जाना, ये जो एकदम बहुत सालों तक कहीं पर एलियन रहना, ये हार्डशिप से आता है। गुजराती इज एरिड स्टेट, इजराइल इज एन एरिड स्टेट, ऑलवेज इन कॉन्फ्लिक्ट। इजराइल इज द टॉप इन टेक्नोलॉजी। तो यही होता है, एवरी एडवर्सिटी में आपको एक फायदा निकलता है। अब आप देखिए,
एक इसका आउटलायर मतलब एक ऑड केस है, मिडल ईस्ट एरिड है, रेगिस्तान है, पर कुआं खोदा तो क्या निकला, ऑयल निकल गया। तो कितने सालों तक उन्होंने कुछ करा ही नहीं। अब जो उनके लीडर्स हैं उनको समझ में आ रही है कि यार अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो ये इस पर तो कोई निर्भर नहीं रह सकते। तो दैट इज इट। इंटरेस्टिंग। सो एक चीज़ जो मुझे बहुत वियर्डली इंटरेस्टिंग लगती है मारवाड़ी बिजनेसमैन के बारे में, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो जाए जुगाड़ कर लेते कहीं ना कहीं से। ये जुगाड़ मेंटालिटी, धंधे की भी जो आपने बात की कि हमेशा से बिजनेस एक्यूमेंट स्ट्रांग रहता है इन द फ्यूचर एज वेल। डू यू थिंक कि ये ऐसा ही रहेगा? बिकॉज जैसे आपने मिडिल ईस्ट की बात की, वहाँ से तेल निकला, एक पॉइंट तक बहुत उन्हें फ़ायदा हुआ एंड वो थोड़े रिलैक्स हो गए अब इसकी वजह से। अब हम जुगाड़ कर लेते हैं एज मारवाड़ी बिजनेसमैन बिजनेस वुमेन, बट देन इससे भी हम थोड़े अब रिलैक्सेशन वाले मोड में आ सकते हैं। तो हाउ डू यू थिंक कि एक मारवाड़ी देश का फ्यूचर किस तरह से अब सेट कर सकते हैं? See, I think now we should not talk about any community because वो तो अब सब entrepreneur set तो पूरा यूनिवर्सल हो गया। Exactly. एक्चुअली जुगाड़ का जो इंटरप्रिटेशन है ना वो थोड़ा मिसअंडरस्टूड हो गया और मिसयूज भी हो गया है। जुगाड़ जो पहले होता था ना वो कुछ भी कर शायद कुछ सक्सेस मिलना चाहिए। अब हो गया है कि कॉर्नर्स कट कर हमें सक्सेस चाहिए। इजी पाथ हो गया। हाँ, या यार कॉम्प्रोमाइज़ करो, जुगाड़ करो, कुछ करो, थोड़ा यार यहाँ खिलाओ वहाँ पिलाओ, कुछ करवा दो। मैं जुगाड़ कर टिकट निकलवाता हूँ, वो फ्रेज निकल गया है। दैट इज़ द डेंजर। राइट। सो डेंजर है कि यार एक्चुअली उल्टा होना चाहिए। आज की वर्ल्ड प्रोसेस ड्रिवन हो गई है, आज की वर्ल्ड सिस्टम्स ड्रिवन हो गई है, आज की वर्ल्ड टैलेंट ड्रिवन हो गई है। सब जो ओनर्स थे पहले बोलते थे उनके बगैर तो बच्चे तो छोड़ो, उन्हीं की जनरेशन में ख़त्म हो जाती थी चीज़ें। अब आप अमेजॉन, फेसबुक, लिंक्डइन, सो लिंक्डइन का फाउंडर कौन है? वी नो, रीड हॉफमैन। चलाता कौन है? वी डोंट नो। तो आई थिंक अब जुगाड़ तो रहेगा ही, बट जुगाड़ का जो यूजफुलनेस है वो ये है कि MVP MVP तक लेकर जाओ, फिर उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करो, राइट, रादर देन उसी में पूरी जिंदगी में निकाल दो। ओके, इंटरेस्टिंग। आपने पूरे वर्ल्ड की यहाँ पे बात की। मुझे आपसे जानना है आपका एक्सपीरियंस इन चाइना, बिकॉज जो आपके फर्स्ट इन्वेस्टर थे वो आपको चाइना लेके गए थे। उन्होंने कहा था कि वहाँ पे जो मार्केट है वो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मुझे चाइना के बारे में और जानना आपसे, बिकॉज इस पॉडकास्ट में हम चाइना की बहुत बात करते हैं, चाहे वो जियोपॉलिटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, कुछ भी हो। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कल हम जिनके साथ में पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने वाले, ही वाज द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू चाइना। क्या बात है। सो आई वांट टू नो कि चाइनीज सोसाइटी और इंडियन सोसाइटी बिजनेस को किस तरह से देखते हैं दोनों? आई थिंक सी चाइना का पहला तो बिगेस्ट एडवांटेज है कंजम्पशन। 1.2 1.3 बिलियन लाइक इंडिया, सब कंज्यूमर्स हैं। राइट। GDP बहुत हाई है। क्यों हाई है वो हमें पता है, वो ज्योग्राफी का लेसन है, हिस्ट्री का लेसन अपने को नहीं चाहिए। चाइनीज सिटीजन को समझ में आता है कि यार इकोनॉमी के अलावा कुछ फ़ायदा नहीं है, तो डिस्ट्रैक्शंस कम है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अच्छी चीज़ें नहीं है, मतलब उनकी लाइफ में रिलीजन, ये हॉलीडेज, फेस्टिवल्स हैं, बट बहुत कम है, मिनिमल है, सामने नहीं आते हैं। ओके भाई आज आपकी डेट में भाई दूज आ गया जी, दिवाली आ गई जी, तो वो सब बाकी चीज़ें सब बैक स्टेप हो जाती है। तो आई एम नॉट सेइंग दे आर बैड। तो एक तो मैंने देखा है कि चाइना में इकोनॉमिक सक्सेस इज गॉड। ओके, यहाँ पर एक बाई प्रोडक्ट है। हाँ जी ठीक है जी, हो रहा है, करेंगे, जो भगवान की दया हो, वो फेटलिज्म नहीं है वहाँ पर। थर्ड थिंग, आई थिंक गवर्नमेंट ने इकोनॉमी से ही कंट्रोल रखा है। सी, आप सोशलिज्म नहीं चला सकते हो जब तक कि लोगों को फ़ायदा नहीं हो। राइट। 1-2 साल के बाद वो आपको अपटर्न कर देंगे। ये हुआ ही है अपने मिडल ईस्ट के दूसरी पार्ट्स में। तो उनको कैसे उन्होंने कंट्रोल किया इतने सालों तक? जस्ट बाय गिविंग प्रॉस्पेरिटी। ओके। तो अब प्रॉस्पेरिटी का मेथड है बिजनेस। तो वहाँ पर ना स्टेट ओन्ड बिजनेसेस बहुत हैवी हैं, क्योंकि दैट इज़ द वे स्टेट के पास पैसे जनरेट करने के मेथड होते हैं। Right. पर जैसे डेवलप होती गई चाइना, उन्होंने रशिया का एग्जाम्पल नहीं लेकर बोले गए कि भाई आप एंटरप्रेन्योरशिप करो। अब वो एक अलग पहलू है कि अब क्या हो रहा है वहाँ पर। तो आई थिंक बिजनेस सेलिब्रेट होता है चाइना में। इंडिया में अभी भी बिजनेस सस्पिशन तरीके से देखा जाता है। Right. अरे यार ये तो बिजनेस मैन है, पता नहीं क्या काला धंधा करता है। वहाँ पर ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं है। और लास्टली जो चाइनीज़ एम्प्लॉई होते हैं ना,
उनकी लाइफ बड़ी ब्लैक एंड वाइट होती है, ऑफिस में ऑफिस, घर में घर। यहाँ पर जो है ना कि यार थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, फेसबुक पर भी मैं ऑफिस में थोड़ा लगा हूँ, ट्वीट भी कर रहा हूँ, थोड़ी खिचड़ी लाइफ है अपनी। तो वो मैंने वहाँ पर नहीं देखा है, डिसिप्लिन है। अब जो रिवर्स है वो यही है कि यार सोशलिज्म में आप क्या नहीं कर सकते हो वो पहले पता लगाना पड़ता है, ना कि इंडिया में कि यार कर लो यार फिर बाद में देख लेंगे। तो वहाँ पर बड़ा डेंजर है। लाइक हमारे ऑफिस में हम लोग 10 लोगों से ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते थे क्योंकि वो अलाउड नहीं है। अब वो तो कोई रूल आपको पता होगा ही नहीं, या क्या आप लिखो क्या आप बोलो, तो यू नो वो सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल का जो भय होता है वो अपने जैसे लोगों के लिए कंड्यूसिव नहीं होता है। बट जो लोगों को यूज टू होता है वो यूज टू होता है। अभी जैसे अपने जो आर्म फोर्सेस हैं, मिलिट्री, दे आर यूज टू अ कोड ऑफ कॉन्डक्ट, दे विल नेवर हैव लॉन्ग हेयर एंड अनकेप्ट बियर्ड, बिकॉज दैट्स वे यू आर। तो हमें जो इंडिपेंडेंस है यहाँ पर वो वहाँ पर नहीं है। इन मैनी पार्ट्स डिसिप्लिन जो वहाँ है वो यहाँ नहीं है। सो एज अ मार्केट इज़ ग्रेट, लोगों से काम करवाने के लिए ग्रेट है। बट अब जो उसमें डिसएडवांटेजेस है, मुझे लगता है कि जैसे जैसे साल बीतते गए मेरे लिए बहुत कंट्रोल, बहुत परमिशंस और आउटकम्स जो होते हैं ना वो स्टेट डिसाइड करती है। तो आप किसको कंपनी बेचोगे वो हम अलाउ करेंगे, कैसे बेचोगे वो हम बताएंगे। यार वो तो फिर तो मतलब ऐसा है कि जी आप पूरी खेती करते रहो, फिर वो जो फाइनल रिजल्ट है वो बताएंगे आपको कितना चाहिए। तो थोड़ा वॉप्ड है। एक मैं लास्ट बताऊंगा यार, चाइना को सोच कर ना अपने को ये देखना चाहिए कि इंडिया में मैं इतना धन्य हूँ, इतना भाग्यशील हूँ कि थैंक यू गॉड फॉर गिविंग अस इंडिया। यार बेस्ट चीज़ है, आप हर चीज़ चाइना में देखो और फिर इंडिया को थैंक यू दो। सो दैट्स इट। ओके, बट जो मार्केट है उसके बारे में आपके क्या थॉट्स है? लाइक इज द चाइनीज मार्केट बेटर देन द इंडियन मार्केट? नहीं, उसके 3 फिल्टर्स हैं। एक तो उनकी जीडीपी, आई थिंक इफ आई रिमेंबर लास्ट 3 to 4x है इंडिया की। यू कैन चेक दैट अप, या व्यूअर्स देख सकते हैं, जस्ट चेक जीडीपी ऑफ इंडिया वर्सेस चाइना। तो 4 times बहुत होता है। मतलब आप सोचो कि अपने Tier 1 के मेट्रोज और यू नो C-D मेट्रोज के बीच में जो अंतर होता है वो इंडिया और चाइना में है। सेकेंडली, चाइनीज होम ग्रोन प्रोडक्ट्स बहुत है। अच्छा, जो हमारी इंडिजिनियस, जैसे चाइनीज फोन्स कहाँ से आए? पहले चाइना को सर्व करा फिर इंडिया में। आज की डेट में भी इंडियन मोबाइल फोन नहीं दिखते हैं हमें। तो उन्होंने अपनी कंट्री के लिए बहुत माल बनाया क्योंकि वो पहले कर्व्स थे, इंपोर्ट के कर्व्स थे, एक्सपोर्ट के कर्व्स थे। तो वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री बहुत बन गई वहाँ पर। थर्ड, स्टेट कंट्रोल बहुत डिफरेंट है अपने से। अपनी इकोनॉमी है लेजर फेयर, यू नो, ओपन ट्रेड विथ सम कंट्रोल। वहाँ पर इट्स नॉट दैट। तो आप कुछ ऑपरेट ही कर सकते हो XYZ। वो मुझे आर्टिफिशियल लगता है क्योंकि जब वो लिड खुलेगा तो फिर पता नहीं क्या होगा। बट फोर्थ है इन्वेस्टमेंट। अभी आप देखो इंडिया में अब इन्वेस्टमेंट आने लग गया। वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स पहले से आते थे बिकॉज कंजम्पशन था। सो आई थिंक बहुत डिस्टेंस है अभी भी इंडिया और चाइना में। फिफ्थ, सॉरी मैं 3 बोल रहा था, 5 बोल दिया मैंने। फिफ्थ है इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई आप पोर्ट, सी, हाईवे इंटरकनेक्टेड है। यहाँ पर आपको एक कंटेनर मूव करना पड़े नावा शेवा से और आपको ले जाना पड़े दिल्ली, तो पूरी जान निकल जाएगी। तो उससे अब वो तो खैर सही हो रहा है। सो या चेंजेस तो बहुत चाहिए अपने को, बट मार्केट इज विथ इन पार्ट सुपीरियर, इन मैनी पार्ट्स इन्फीरियर। ओके, मैं सोसाइटी के बारे में आपसे और जानना चाहूँगा, इन दोनों सोसाइटीज़ के बारे में। बिकॉज जैसे आपने कहा कि वहाँ पे जो फ़ोन्स है वहाँ के, वो पहले उनके लोगों के लिए बने, कंजम्पशन भी बहुत हाई था वहाँ पे, विच इज़ वाई द कंपनीज कुड ग्रो। बट इंडिया में अगर कोई एक ऐसा बंदा है, वो सोचे कि मैं इंडिया में फ़ोन बनाऊंगा फॉर द इंडियन पीपल, इंडियंस फोन बाय, ये जो मेंटालिटी है हमारी कि जो बाहर से प्रोडक्ट आएगा वो बेटर होगा, जो हमारे यहाँ पे है वो ऐसा वैसा ही होगा, इसे हम फर्स्टली मैं जानना चाहता हूँ एज एन एंटरप्रेन्योर आप इस पूरे माइंडसेट को किस तरह से देखते हैं? सेकेंडली हम इसे बेटर कैसे कर सकते हैं? सो एक्चुअली वो होना ही नहीं चाहिए माइंडसेट। जो कंज्यूमर होता है ना वो केयर नहीं करता है कि इंडियन है या फॉरेन है, वो क्वालिटी पर केयर करता है। शाह महूजा इज अ दरी कंपनी, बेस्ट इन द वर्ल्ड। लोग US में भी लेते हैं, हम भी लेते हैं। कितने सारे प्रोडक्ट्स जो है हमारे इंडियन वो बेस्ट है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। सरवाना भवन एक्सपोर्ट होता है, बेस्ट साउथ इंडियन, ऐसी बात नहीं है। आई थिंक द क्वेश्चन ये है कि भाई आपकी एक्चुअली रिवर्स है। जब ये ऑप्शन मिलता है आपको लोकल मार्केट में, आप फोर्स होते हैं बेटर एंड बेटर बनाने के लिए। नहीं तो अभी जैसे आप फिएट और एम्बेसडर का हाल देखो,
मैं एग्जैक्ट एग्जाम प्रोटेक्शनिज्म जो पहले गवर्नमेंट थी, बोले नहीं जी बाहर की गाड़ियाँ नहीं आएंगी, एकदम भंगार, सॉरी टू यूज अ वर्ड, भंगार गाड़ी बनी इंडिया में। आज आप देखो इंडियन गाड़ी है ही नहीं, क्योंकि इतना हम लेट हो गए इनोवेशन करने में कि बना ही नहीं पाए। बट इंडियन शिप्स, इंडियन ट्रेन्स, आज इंडिया का जो कैपेसिटी टू ले रेल रोड इज वर्ल्ड बेस्ट पार। तो जितनी इंडियन कंजम्पशन में कंपटीशन है उतना ही मेरे को लगता है फायदा है। शॉर्ट टर्म पेन बट लॉन्ग टर्म गेन। प्रोटेक्शनिज्म में उल्टा होता है, शॉर्ट टर्म गेन लॉन्ग टर्म पेन होगा, बिकॉज यू कैन नॉट लास्ट। अभी जापान, चाइना, जर्मनी, यूएस, ग्लोबल कंपटीशन। आप ट्राई करो ना जापान में इंडियन गाड़ी बेचने के लिए, अमेरिकन नहीं बेच पाया, चाइनीज नहीं बेच पाया। सो जितने आपके एग्जैक्टिंग कंज्यूमर्स होंगे उतना ही बेटर आपका प्रोडक्ट होगा। इट डजंट मैटर मेड इन वेयर। राइट। इनफैक्ट जो आपने रेलवेज के बारे में बात की वो तो बहुत ट्रू है, बिकॉज रिसेंटली जो आईमेक वाले भी एक चीज़ हुई है उसमें इंडिया मिडिल ईस्टर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर, वहाँ पे भी जो रेलवेज यूज होने वाले वो इंडियन रेलवेज है। सो देयर वी आर फैंटास्टिक। करेक्ट स्केल ना बाबू, बिगेस्ट रेलवे नेटवर्क इन वर्ल्ड। वन स्किल हमने डेवलप कर दी है तो ग्लोबल हो गई। अभी एक मैं सेम एग्जाम्पल, मैं आप भूलता चला हूँ, मेरे को चुप करना पड़ेगा। सम फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर इन इंडिया, वर्ल्ड्स बेस्ट, मेड इन इंडिया, एक्सपोर्टेड टू वर्ल्ड। व्हाई? बिकॉज कॉम्पिटिशन। करेक्ट। We were competing, so we competed on talent, price and quality. तो we have become world's best. Right. तो यही होना चाहिए प्रोडक्ट के लिए। तो क्यों नहीं हम बन सकते? अब प्रॉब्लम क्या होती है, लास्टली टाइम एंड गैप होता है, कुछ चीज़ें नहीं कैचअप कर सकते तो छोड़ दो यार। अभी आप चिप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हो, एक फैक्ट्री 12-15 हज़ार की करोड़ की होती है, तो गोली मारो यार। ताइवान ने कैप्चर कर दिया, आप कोई और चीज़ को कर लो। अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी, आप पिक एंड चूज कर। बॉस मैं तो बोलता हूँ, आप मानोगे नहीं, शॉक हो जाओगे। लूव्र म्यूजियम जानते हो? उसमें लूव्र म्यूजियम में लोग जाते हैं मोनालिसा को देखने। मेरे हिसाब से मोनालिसा से 100 पिक्चर्स पेंटिंग्स बेटर हैं। बट चलो आप लूव्र जाते हो देखने के लिए, अब आप शॉक में देता हूँ, लूव्र देखने के लिए जो लोग जाते हैं ना वो ज़्यादा है ना कि इंडिया में लोग टूरिस्ट आते हैं, ओनली पेरिस के लूव्र म्यूजियम में। राइट। तो अगर आप टूरिज्म भी ले लो कि भाई ये तो हमारा देसी एक्सपोर्ट हो सकता है, उसी को सही कर दो यार। बिल्कुल। राइट। इन टूरिज्म को तो हम काफी ज्यादा लेवरेज कर सकते हैं, बहुत अपॉर्चुनिटी। बट आप टूरिस्ट जर्नी देखो, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, सताना, हैरेस करना, चोट देना, $10 की जगह $20, तो वो ना फिर वो कल्चर चेंज होना पड़ेगा। ओके सर, ये जो आपने एक बीच में बात कही थी, मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, ये आपकी फिलॉसफी भी है। मैंने बुक में भी पढ़ा कि बहुत सारी जगहों पे आपने इसे मेंशन किया, और इसे आपने आपकी गेमिंग के साथ में भी कनेक्ट किया है, एंड इसकी वजह से आपको बहुत सक्सेस भी मिला है। आई वांट टू गेट इनटू दिस कॉन्वर्सेशन, जो गेमिंग वाला कॉन्वर्सेशन है। फर्स्टली गेमिंग का आइडिया आया कहाँ से? गेमिंग का आइडिया इसलिए आया क्योंकि मेरी जो इंटरनेट वेंचर्स थी ना, फ्रॉम द बिगिनिंग, सी हर बिजनेस को एक हुक चाहिए, एक पेग चाहिए, नॉट पेग बट अदर पेग, कि भाई कपड़े लटकाने वाला पेग, कि उस पर कैसे बनेगा ये। तो मेरा एक पेग था एंगेजमेंट। जब एंगेजमेंट, हम लोग एंगेज कर रहे हैं तो शो एंटरटेनिंग है, अगर हम एक दूसरे की तरफ मेडिटेट करते तो कोई नहीं देखता। तो एंगेजमेंट के जो पेग है वो बड़ा स्ट्रांग है, और बेस्ट वे टू एंगेज इज गेमिंग, क्योंकि आपको फिर दिलचस्पी से आप करते रहते हो। तो गेमिंग को मैंने मेरा कर्नल बना दिया, मतलब सॉफ्टवेयर में एक टर्म है द न्यूक्लियस, उसकी एक्सटेंशंस में करता गया, डेस्कटॉप, मोबाइल और अभी ऐप। तो गेमिंग वर्ल्ड में, आपको मैंने बुक में भी लिखा है कि वर्ल्ड ओलंपिक्स है पता नहीं कितने साल पुराना, गेम ही तो है, केबीसी गेम ही तो है, इंडियन आइडल गेम ही तो है, तो शार्क टैंक गेम ही तो है यार, और क्या है। तो गेम्स लोगों को देखना भी अच्छा लगता है, पार्टिसिपेट अच्छा लगता है, दैट्स व्हाई गेमिंग। इंटरेस्टिंग। तो अब जैसे आपने कहा कि गेमिंग एक चीज़ है जो लोगों को इंटरेस्ट करता है, भले ही कोई भी एज का हो। करेक्ट। आपने उन्हें हुक कर दिया एक बार तो वो चिपक जाते हैं उस गेम से। आई एम श्योर गेमिंग के लिए भी आपको साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। वाज दिस ट्रू इन एनी सेंस? 100%। सो यार ये जो एंगेजमेंट के लिए ना, अब जैसे ये शो है, अब आपने बहुत ट्रायल्स करे होंगे, फिर आपको एक जॉनर पता समझ में आ गया। तो कोई भी बिजनेस में मैं एक्सटेंड करूँगा, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, किसी को पता नहीं होता है। बेस्ट चीज़ है कि आप 1000 एक्सपेरिमेंट्स करो, ट्राई करो, जो धीरे धीरे आपको सक्सेस मिले, फिर उसको रिफाइन करो। दैट इज़ द ओनली वे कि आपको सक्सेस मिलेगी। राइट। आई विल गिव एन एग्जांपल, सब पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आ गया। स्लैक एक
कम्युनिकेशन का मेथड है, मतलब कंपनी स्लैक यूज करते हैं, नॉट व्हाट्सएप. व्हाट्सएप इज पर्सनल. अभी स्लैक की ओरिजिन आपको पता है क्या थी? फेल्ड गेम कंपनी. हाँ, इंटरेस्टिंग. तो फेल्ड गेम कंपनी, उनकी ये कम्युनिकेशन का जो चैनल था वो वैल्यूबल निकल गया, ना कि कंपनी. दैट इज स्लैक. वाओ. हाँ, तो आई थिंक द पॉइंट इज कि ट्राई 100 चीज़ें करो, 10 चीज़ें ऐसे लगेगा कि कुछ हो रही है वहाँ पर, कुछ हिल रहा है कुछ, और एक चीज़ में आप फिर सक्सेस पाओगे. ओके, इंटरेस्टिंग. सर मुझे गेमिंग के बारे में तो और बात करनी है, और इस पूरे कॉन्वर्सेशन में बहुत बात करेंगे हम, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट भी करता है, एंड आपकी पूरी लाइफ गेमिंग के ऊपर बेस्ड है. बट आपका एक साइड है जो कि बहुत स्पिरिचुअल भी है, बहुत ज़्यादा डीपर एक साइड है. और आपने बुक में एक टर्म यूज़ किया है, उसके ऊपर पूरा चैप्टर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नेति नीति. नेति नीति होता क्या है सर? नेति नेति बड़ी एक एंशिएंट प्रैक्टिस है. संस्कृत का वर्ड है नॉट दिस नॉट दैट, ना ये ना वो. अभी क्या होता है ना कि लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं शुरू से ही. सब्जेक्ट्स इतने आ जाते हैं, अरे बाप रे, क्या पढूं क्या नहीं पढूं. अपने को पता भी लगता है ये मेरे को अच्छी नहीं लगती है, ये अच्छा लगता है, बट वो आप बोर्ड में नहीं बोल सकते हो नीति नीति तो मार पड़ेगी. बट जैसी लाइफ डेवलप होती है आपके प्रेफरेंसेस इमर्ज होते हैं. प्रेफरेंसेस का क्या मतलब होता है कि आपने कुछ चीज़ें डीसेलेक्ट कर दी, कुछ चीज़ें आपने सिलेक्ट कर दी. तो ये अगर एक साइंस बन जाए कि हर चीज़ लाइफ में हम सिलेक्ट करें, ना कि खाली सब कुछ करें कि यार ये भी करेंगे वो भी करेंगे, तो एलिमिनेशन का प्रोसेस है नीति नीति. ओके. तो इवेंचुअली क्या होता है, जब आप 25-26 के हो जाते हो, आपको समझ में आ जाता है कि भाई आपके प्रेफरेंसेस क्या हैं, आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी स्किल्स क्या हैं. उस हिसाब से आपको नॉर्मली जॉब मिलता है या आपको प्रोफेशन मिलता है. बिजनेस में क्या होता है कि आप कुछ भी बिजनेस करो, ऑप्शंस बहुत हैं. अब जैसे यही प्रोग्राम है, आप कितने टाइप के वीडियो शोज कर सकते हो, तो आप एलिमिनेट करा आपने, ये नहीं वो नहीं, मैट्रिक्स बनाओ ये वो. रिडक्शन कर जब आपके पास अगर कुछ बच गया तो वो चीज़ है जो गोल्ड है. ये नेति नेति है. तो ये जो बुक का जो शुरुआत का चैप्टर है वो यही है कि इतनी मैंने ठोकर खाई, मार खाई कहाँ पागल हुआ मेरी पहली जर्नीज में. तो मैंने बोला यार देखो, मैं सर्विसेज नहीं करूँगा, मेरे को क्लाइंट्स को की सेवा करने में खुशी नहीं है. मैं इंडिया के लिए ही बिजनेस नहीं करूँगा, मुझे ऐसा बिजनेस चाहिए जो ग्लोबल स्केल हो. तो वही था कि 3-4 चीज़ें सीख कर मैंने वो करा. लास्ट बात बोलूँगा, नेति नेति से कभी कभी लगता है कि मैं पता लगेगा कि यार मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा. नो प्रॉब्लम, इट इज़ अ गुड स्टेट, क्योंकि बाय बिकमिंग ब्लैंक यू बिकम क्लियर. राइट. एंड आई थिंक सो आपके लाइफ में भी वो काफ़ी बार वो पॉइंट आया था व्हेन यू वर ब्लैंक. करेक्ट. ब्लैंक इज़ गुड यार. मतलब इंडिया में लोग समझते हैं कि यार अरे ज्ञानी होना चाहिए, हमेशा नॉलेज. नहीं, ऐसा नहीं होता है. कभी कभी नॉट नोइंग इज नोइंग एवरीथिंग. ब्यूटीफुल. इंटरेस्टिंग. आपने बुक में कई सारी बार मेडिटेशन की भी बात की है. करेक्ट. इनफैक्ट जब आपका माइंड बहुत आई वुड से कि बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास में, तो आपने उस टाइम पे भी मेडिटेशन किया है. आपने किसी एक स्पेसिफिक थॉट को पकड़ के उस पर मेडिटेट किया कि इस पर क्लैरिटी मिले. बट आज जब मैं इंडिया को देखता हूँ, स्पेशली द यंग इंडिया, ठीक है, उन्हें अब एक एक्सपोजर तो मिल रहा है ऑफ आई वुड से स्पिरिचुअलिटी, ऑफ मेडिटेशन, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. बट देन दे डोंट नो कि किस तरह से मेडिटेट कर रहे हैं भी. मतलब आज मैं जब मुझे मेडिटेशन करना है, और मैंने काफ़ी लंबे टाइम तक इसे ट्राई भी किया, बट देन देयर इज नो वन मेथड कि मैं किसे फॉलो करूँ. एंड उस टाइम पे तो माइंड और क्लटर हो जाता है. करेक्ट. आप किस तरह से फॉलो करते हैं, क्या आपका प्रोसेस है मेडिटेशन का? तो एक तो मैं दो चीज़ बोलूँगा. मेडिटेशन क्या होता है ना, ग्लोबल लीडर्स जो है, टॉप वर्ल्ड क्लास लीडर्स, स्टीव जॉब्स, आप देखो बीजोस, ऑल द हुज हु मेडिटेट. तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जी खाली एक इंडियन की परंपरा है. कामिंग योर माइंड इज सीइंग क्लियरली, क्लैरिटी आती है काम माइंड से. तो मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है. एक मार्क बेनियोफ है, सेल्स फॉर्स का ओनर फाउंडर. मैं 1 मिनट लूँगा उस पर. तो मार्क बेनियोफ को सब लोग जानते हैं, एटलीस्ट सेल्स फॉर्स सब जानता है, ग्लोबल टॉप सैस कंपनी. मार्क बेनियोफ की पहली बुक में, पहले चैप्टर में, आई थिंक पहले पेज में उसने ये बोला है कि मैं कोयम्बटूर में अम्मा को मैं हक कर रहा हूँ. अब आप बोलो कौन फाउंडर, सिलिकॉन वैली का टॉप फाउंडर शुरू करेगा इससे? तो इसका मतलब है इतना वो इम्पोर्टेंस देता है मेडिटेशन पर. कमिंग बैक, यार इंडिया ना सुपर मार्केट है मेडिटेशन का. यहाँ तो इतनी आइटम्स है, लैंग्वेजेस और गॉड्स नहीं है जितने मेडिटेशन है.
तो इसका ये मतलब है कि आप सैंपल करो, सेम नीति आपको यूट्यूब पर लोगों के मेडिटेशन, हाउ टू मेडिटेट एप्स हैं, लेक्चर्स हैं, आप सैंपल करो, सुनो, देखो, तो जल्दी जल्दी बॉन्डिंग आ जाती है। यार मुझे इस बंदे से कुछ कनेक्शन है, मुझे इनकी बातें अच्छी नहीं लग रही, ये बहुत हाई फाई बात करते हैं, फिर उनकी जो प्रोसेस है ट्राई करो। हर चीज़ के लिए टेक्निक चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ब्रशिंग की भी टेक्निक है। आप हाथ से ब्रश करोगे तो 1-2 साल में दांत नीचे निकल जाएंगे। तो बाइसिकलिंग, स्विमिंग, तो मेडिटेशन इज अ टेक्निक। ये लोग समझते हैं मैं बैठ जाऊंगा, आंख बंद कर दूंगा, तो वो आप फूल कर रहे हो अपने आप को। तो आप करो ना, और इंटरनेट हैज मेड एवरीथिंग इजी। तो थोड़ी जिज्ञासा के साथ थोड़ा एफर्ट अगर होगा तो काफ़ी काम बनेगा। एंड मैं बोलूँगा कोई के पास सोल्यूशन है कि ये तरीके का मेडिटेशन है। देयर आर 12-15 टाइप के प्रोसेसेस है मेडिटेट करने के लिए। आपको क्या सूट करता है वो आपकी पर्सनालिटी पर है। पर नहीं, मैं बोलूँगा ट्राई करो सबको जितने मिल सके। एंड फ्रॉम एक्सपीरियंस मैं बोल सकता हूँ 3rd या 4th ट्रायल में आप समझ जाओगे कि आपको किस तरह का मेडिटेशन चाहिए। सिंपल। राइट। एक ना संस्कृत में टर्म है जिसे मैं शो पे बहुत बार यूज करता हूँ, एकम सत बहुधा विप्र वदंती, व्हिच मींस कि देयर इज ओनली वन ट्रूथ बट द इंटेलिजेंट नोस बाय डिफरेंट नेम्स। करेक्ट, बहुत सुंदर है। सो मेडिटेशन भी वही है। हाँ, तो फॉर एग्जांपल ना अभी क्या हो गया, जैसे अब मैं थोड़ा स्पिरिचुअल जा रहा हूँ, जो हमारा युगा है ना, जहाँ कली युगा में जो हम रह रहे हैं ना, तो वहाँ पर एक थॉट है कि यार इतना डिस्टर्बेंस है, और है, दिखता भी है, तो चांटिंग इज द बेस्ट मेडिटेशन। अब चांटिंग में क्या होता है, जो रेस्टलेस माइंड होता है ना, भी वो कर सकता है। आंख खोलो, आंख बंद करो, हिलो गिरो, जो भी है चांटिंग करो। दूसरी थॉट है कि भाई माइंडफुलनेस के साथ करो, क्लोज माइंड, क्लोज आइज के साथ। अब किसकी तरीका सही है, आप ट्राई करो यार, 2-3 ट्राई करो, पता लगा जी हम तो मेडिटेट चांटिंग से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो वही मेनी रिवर्स टू वन सोर्स। इंटरेस्टिंग। आपको थोड़ा बिजनेस की तरफ वापस लेके जाऊंगा। ये कॉन्वर्सेशन ऐसे ही होने वाला है, हम एक तरफ से दूसरी जगह जंप करेंगे। आपकी एक जो कंपनी थी मोबाइल टू विन, आपने बुक में लिखा है कि यू वर इजेक्टेड फ्रॉम द कंपनी। ये मुझे एक्सपीरियंस जानना है, बिकॉज मैंने ना हमेशा से फिल्म्स में देखा था वो फाउंडर को जो डायरेक्टर्स होते हैं वो मिलके साइड लाइन करते हैं। अब मेरे सामने आप है जिसका ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। आई वांट टू नो कि क्या होता है और फील कैसा होता है ये हो जाने के बाद। हाँ, तो ये एक तो अच्छी चीज़ होती है कि सक्सेस के कारण ये सब काम होते हैं। ये कांड होता है जब सक्सेस होता है, नहीं तो कोई किसी के पास टाइम नहीं इजेक्ट करने के लिए। ये जो कंपनी थी ना, ये मैंने फाउंड करी, बट फिर मैंने प्रोफेशनल्स को दे दी चलाने के लिए, क्योंकि वो एक मेरा एक एक्सपेरिमेंट था कि यार अगर मैं खुद सब चीज़ करूँगा तो फिर स्केल कहाँ से होगा। राइट। तो मैंने जो दी इन प्रोफेशनल्स को तो उन्होंने अच्छा काम किया एंड उन्होंने उसको एक कॉर्पोरेशन बना दिया। अब प्रमोटर तो मैं हूँ, प्रोफेशनल वो है। वेंचर कैपिटल ना बहुत टाइप के होते हैं, वेंचर कैपिटल, वैम्पायर कैपिटल, वेपर कैपिटल, वल्चर कैपिटल। वीसी का मतलब बहुत होता है। तो जो हमें वीसीज मिल गए उनको बहुत ब्लड दिखा कि यार ये तो बहुत मज़े आने वाला है, वल्चर कैपिटल टाइप के लोग आ गए। पैसे तो वीसीज के पास होते ही हैं। तो उन्होंने पहले मुझे बोला कि आलोक आप सब कुछ काम छोड़ छाड़ कर इसी को करो। तो मैं कहा यार मेरा इंटरेस्ट मेरी दूसरी कंपनीज में भी है, मैं थोड़ा डैबल करूँगा। अब वो उनको तो काम डील करनी थी, उसमें मोबाइल टू विन में इंडियन आइडल का वोटिंग प्लेटफॉर्म था, तो वैल्यूबल थी वो जी। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने साइड कॉन्वर्सेशन चालू करी हमारे प्रोफेशनल से। उन्होंने बोला कि वी कैन रन द कंपनी। तो अब क्या होता है कि प्राइवेट फंडेड कंपनीज में बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं जहाँ इन्वेस्टर्स अगर इजेक्ट करना चाहें अपने आप को, तो वो आपको भी इजेक्ट करेंगे, क्योंकि मनी हैज़ टू बी रिलीज्ड। करेक्ट। तो वो टेक्निकली करेक्ट है, लीगली करेक्ट है, इमोशनली इनकरेक्ट है, बट हु केयर्स, इमोशन से तो कोई चलता नहीं है। तो उन्होंने वो क्लॉज यूज़ कर मेरे को इजेक्ट कर दिया। तो पूरी कंपनी बिक गई, सब शेयर होल्डर्स बिक गए, इंक्लूडिंग आलोक। तो वही ना, मैं आई गॉट वेरी रिच बट आई गॉट वेरी सैड, क्योंकि इतनी जल्दी लिक्विडिटी मिल गई। तो पर्सनली बहुत ख़राब लगा कि यार अपने बच्चे को कोई ने हमसे छीन लिया, और अब वो बोलते हैं कि हम इसका परवरिश बेटर करेंगे आपसे, तो वो बहुत दुख लगता है। बट रियलिटी ऑफ लाइफ है, कंपनीज अगर हम बनाएंगे तो पता रहना चाहिए कि इसके डेंजर्स क्या हैं। लेसन्स बहुत मिले, किस टाइप के वेंचर्स चूज़ करने चाहिए, किस टाइप के प्रोफेशनलों को लेना चाहिए। सबसे बात ये बात हुई ना कि जब ऐसे काम होते हैं स्पिरिचुअल एंगल, हमेशा सब चीज़ बेस्ट के लिए होता है। राइट।
ये जिसने इतना मुझे फ़ायदा दिया, ये कैश आ गया, लिक्विडिटी आ गई, फ्री हो गया मैं, वो कंपनी डूब गई. नॉट बिकॉज प्रोफेशनल्स कैन नॉट रन अ कंपनी फॉर एवर. वो मैनेज कर सकते एक टाइप की बिजनेस मॉडल को. बिजनेस मॉडल हर डिजिटल वेंचर में चेंज होता रहता है. जब नया चेंज होगा तो प्रोफेशनल्स को अडेप्ट करने के लिए आपको रहना पड़ेगा. राइट. तो वो कंपनी उसके लिए डूब गई और इंडस्ट्री कोलैप्स हो गई. एंड मैंने गेम्स टू विन चालू कर दिया. करेक्ट. तो बिगेस्ट गिफ्ट था वो उसका, जो मेरे को उन्होंने मुझे इजेक्ट किया. एंड गेम्स टू विन में आप फिर बहुत एक बेटर टीम से मिले. एक आपके साथ में जो इनफैक्ट वीसीज भी थे, वो उनके साथ में आपका एक फैमिली जैसा बॉन्ड. एग्जैक्ट. क्योंकि जो लेसन्स वहाँ से देखे वो मैंने यहाँ इनकॉर्पोरेट करे. फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे गेम्स टू विन के शेयर होल्डिंग अग्रीमेंट में मेरी प्रोटेक्शन है. जब तक मेरे 5% शेयर होल्डिंग है, आई कैन नॉट बी इजेक्टेड, आई कैन नॉट बी मेड XYZ. दे आर कंडीशंस एंड दे हैव साइंड इट एंड एग्रीड ऑन इट. तो ये है. कोई पढ़ रहा था मेरा ये टर्म शीट कोई एक्विजिशन के लिए, तो बोला बाप रे, ये तो ऐसा ड्रैकोनियन अग्रीमेंट प्रमोटर साइडेड मैंने कभी नहीं पढ़ा है. मैं कहा एग्जैक्टली, क्योंकि मेरा पहला अग्रीमेंट वेंचर कैपिटल साइडेड था, तो अभी एक प्रमोटर साइडेड है. एवरीथिंग इज पॉसिबल. ओके. मैं आपको एक स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल क्वेश्चन पूछूंगा. बड़ा फुटबॉल खेल रहे थे आप वहाँ एक. बट दिस इज व्हाट आई लव. इज इट बेटर टू बी रिच एंड सैड और इज इट बेटर टू बी पुअर एंड हैप्पी? अरे यार क्या बात है, ऑलवेज पुअर एंड हैप्पी. हैप्पीनेस को तो कोई चीज इक्वेट नहीं कर सकती. आप हैप्पी हो ना तो आप कुबेर बन सकते हो, आप कुछ भी बन सकते हो. सैड होगे तो आप बर्बाद ही होगे. नो वे, कॉम्प्रोमाइज तो करना ही नहीं है. हैप्पीनेस इज द सोर्स ऑफ ऑल थिंग्स. जब आप हैप्पी हो तो क्रिएटिव, जब आप हैप्पी हो ना तो मैनिफेस्टेशन होता है ऑफ ऑल गुड थिंग्स. आप देखो सोते हो ना तो बहुत कम लोग बोलेंगे कि जी मैं सो रहा था बट मैं बहुत सैड हो गया. क्योंकि सोते टाइम अगर आपने नाइटमेयर भी देखा तो आप एक्साइट हो गए होगे या डर गए होगे, सैड नहीं होगे. राइट. सोने के टाइम में आप इनर्ट हो, है ना, इनर्शिया है. क्या प्रोडक्टिविटी करी आपने? सैड भी नहीं थे, हैप्पी भी नहीं थे. हैप्पीनेस में ही चीज़ें बनती हैं. ऑलवेज हैप्पीनेस. बट व्हाट इज हैप्पीनेस? हैप्पीनेस इज आप अपने आप को एक्सेप्ट करो. पहले तो आप अपने आप को प्यार करो. 98% ऑफ टाइम मैंने देखा है कि लोग सबको प्यार करने की कोशिश करते हैं, अपने आप से नफरत करते हैं. तो अपने आप से प्यार करना बहुत हार्ड है यार. क्योंकि हमको खामियां दिखती हैं, इतनी गलतियां दिखती हैं और कंपैरिजन हम करते रहते हैं. देखो इलॉन मस्क ने किया. अभी इलॉन मस्क की आप चाइल्डहुड के बारे में पढ़ो. मैं कुछ बोलूँगा नहीं, काफ़ी ट्रॉमेटिक है. अब कितने लोग उनका चाइल्डहुड जीना चाहते हैं. टेरेबल. अभी भी वो फादर से बात नहीं करते हैं. Right. यार मैं तो मेरे फादर से बात करता हूँ. मैं तो उनसे पैसे भी मांगता हूँ. जैसे जो कि मारवाड़ी फादर पैसे नहीं देता है. बट मांगने में क्या जाता है, मना सुनने के लिए मज़ा आता है ना. तो सेकेंडली क्या होता है कि आप अगर अपने आप के साथ कंफर्टेबल हो गए. बिल क्लिंटन, ऑड चॉइस, एक फाइनेंशियल टाइम्स का एक इंटरव्यू फॉर्मेट है FT लंच. मैं बहुत प्यारा है क्योंकि बहुत डीप होता है वो. तो उसमें वो इंटरव्यू ने बोला कि मैं कभी किसी को नहीं मिला हूँ अदर देन बिल क्लिंटन जो इतना अपने आप के साथ कंफर्टेबल है. ही लव्स हिमसेल्फ. सेकेंडली फिर क्या होता है कि आप ऐसे सोचो कि आपकी जो लाइफ है ना, एक आपको डेक ऑफ कार्ड्स दिए गए हैं खेलने के लिए. राइट. 52 कार्ड्स में समझो आपको 13 मिल गए. उनमें से आप क्या खेल खेल सकते हो वो आप हैप्पीनेस निकालो. अब बोले अरे यार आपको तो वो मिल गया, मेरे को तो मिला नहीं, मेरे को तो किंग नहीं मिला. तो अगेन अनहैप्पीनेस. तो एक्सेप्टिंग थिंग्स अराउंड यू. हमारी एक प्रिंसिपल है एक्सेप्टिंग पीपल एंड सिचुएशंस एज दे आर. एक और प्रिंसिपल है. तो इस तरह ना प्रिंसिपल्स सीखने पड़ते हैं. लेट मी कंक्लूड बाय सेइंग हैप्पी होना आज की डेट में बहुत हार्ड वर्क है. लिटरली है कि यार डेली आप 3 किलोमीटर रन करो. सैड होना बड़ा आसान है. एक आप इंस्टाग्राम खोलो, अरे यार तो इतना सुंदर है, प्रिटी है, सक्सेसफुल है. इकोनॉमिक टाइम्स करो, अरे बर्बादी, क्या हो गया, फंडिंग हो गई, सब कुछ हो गया. लिंक्डइन पढ़ो, मैं तो ये VP बन गया, XYZ बन गया. पूरे दिन की बर्बादी या सैडनेस की आपको कोटा मिल गया. ट्राई बी हैप्पी. टफ है
चैलेंज ले लो अपने आप के लिए कि मैं हैप्पी कैसे रहूँ. ओके बट सर मतलब मैं डेविल्स एडवोकेट यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ. इज इट नॉट ईजियर कि मतलब एक बार आपके पास में पैसा आ जाता है फिर ये कहना कि हैप्पीनेस इज मच बेटर दैन बीइंग सैड? बहुत सुंदर सवाल, डीप सवाल. इसका मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ, बहुत अमेजिंग फॉर्मूला है. तो पैसे आ गए तो पैसे को तो खाएंगे नहीं, पैसे का इंतजाम इस्तेमाल होगा ना. अब देखते हैं क्या इस्तेमाल होगा. हैप्पीनेस के ना जो सोर्सेज हैं वो नोन है. फॉर एग्जाम्पल वर्स्ट क्या सोर्स है? अल्कोहल, सब्सटेंसेस, XYZ, ऑल काइंड्स ऑफ बिहेवियर, पार्टिंग. तो एक गूगल शीट बनाओ. मेरी गूगल शीट फेवरेट सब्जेक्ट है. गूगल शीट बनाओ आप, या जो भी अपने व्यूअर्स हैं, उसमें आप हर सोर्स के हैप्पीनेस जो आप जानते हो, जो बोल भी नहीं सकते हम टीवी पर या इंटरव्यू में, लिख दो आप दनादन. शीट आप ही रखना अपने पास. उसमें आप ये लिखो, फर्स्ट कॉलम में सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस, सेकंड कॉलम में आप लिखो कि जब ये की जाती है या कंज्यूम होती है तो हैप्पीनेस कितने टाइम तक रहती है. अब बहुत इंटरेस्टिंग एक आंसर आएगा. लिकर 1-2 पैक पिए, खुश हो गए. 4 पैक किए, थोड़ा डामाडोल. 14 पैक पिए, भैया गॉन, फिनिश्ड. सिगरेट नॉर्मली जो मैंने देखा है, सुना है, वो फर्स्ट सिगरेट से भी इतनी हाई नहीं होती. एक हैबिट हो जाती है. ड्रग्स आई डोंट नो, XYZ. इसका मतलब क्या है कि हैप्पीनेस की भी जो सोर्स हैं वो अनलिमिटेड एंड इनफाइनाइट नहीं है. तो आपको रिपीट करने पड़ेंगे, और अगर आपके एडिक्शंस बढ़ेंगे तो वो सैडनेस ही देंगे. राइट. तो क्या होता है, हैप्पीनेस कम्स, रियल हैप्पीनेस आता है अचीवमेंट से. एंड मैं थोड़ा मार्केटिंग करूँगा यहाँ पर मेडिटेशन से. जो मेडिटेशन हाई होता है ना, वो एक दिन रहता है. रनर का जो हाई होता है वो एक दिन रहता है. रनर में आपकी बॉडी थकती है, आपको अच्छा लगता है. इसमें आप रिफ्रेश होते हो और आपको अच्छा लगता है. तो हैप्पीनेस जो आप बोले ना, आप सैड हो जाओ या पुअर हो जाओ, बट आई मीन हैप्पी हो जाओ, और बट हाउ टू डू इट वेरी हार्ड, वेरी हार्ड. होता नहीं है. इंटरेस्टिंग. एक और चीज़ जो आपने आपके बुक में मेंशन की है, विच इज़ जो आपके अर्ली बिजनेसेस थे या अर्ली बिजनेस आइडियाज़ थे जो फेल हुए, वो इसलिए फेल हुए क्योंकि आपने वहाँ पे हु, व्हाट, वेयर एंड व्हेन यूज़ किया इंस्टेड ऑफ द व्हाई. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जो शायद मैंने बुक में से लिया है मेरे इस वेंचर के लिए. ये आप लोगों को भी एक्सप्लेन करिए सर. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. सी नॉर्मली क्या होता है ना, जब हम लोग चीज़ें देखते हैं या जैसे चीज़ें हम लोगों को लगती है कि मैं तो यार, मैं छोटे टाउन में हूँ, अब मैं रुद्रपुर में हूँ, अरे यार यहाँ पर ना पिज़्ज़ा पार्लर नहीं है यार, मैं डालता हूँ यार. अब वे वेयर में चला गया. आपने छोटे माइंड से कुछ अपना लोकेलिटी में देखकर आपने तय कर लिया कि पिज़्ज़ा पार्लर जा डालूंगा. या आप कोई बोलो कि यार यहीं पर ना फूड डिलीवरी नहीं है, वही व्हाट इज़ ना फूड डिलीवरी नहीं है. या आप उसी तरह आप बोलो कि यार यहाँ पर ना मतलब कॉन्फ्रेंसेस नहीं हो रही हैं, मैं ऐसे बिजनेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, तो हु पर आप चले गए, बड़े बड़े लोगों को बुलाऊंगा. राइट. तो हु हो गया, व्हाट हो गया, मैं पार्लर डालूंगा, और वेन हो गया. नहीं यार रुद्रपुर में ना अक्टूबर से मार्च तक मैं करूँगा, सीज़न बड़ा अच्छा है. वाई कोई नहीं देखता है. अभी अगर उस जगह की रिफॉर्म, मैं रुद्रपुर की इतनी बात करने से मेरे मन में आ गया, अगर आपके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो फेल हो जाएगा. अगर वो इंटरेस्ट की नहीं है तो वाई मतलब होता है कि पहले, वाई बड़ा हार्ड होता है आंसर करना. कोई भी चीज़ को आप सॉल्व करो तो वो लोग बोलते हैं, आई फॉर एग्जाम्पल, अरे यार हम तो 3 IIT के बंदे, हम कंपनी चालू कर रहे हैं. वो हो गया, बट वाई विल यू डू इट? राइट. सो वाई क्या होता है कि वो एल्यूड करता है, मैं वो हमसे छुपता है. हु, व्हाट, व्हेन एंड वेयर बड़ा जल्दी सामने आ जाता है, उसमें हम फंस जाते हैं. तो उस चक्कर में अभी वाई डू आई लिव अब्रॉड, वो नहीं बोलते हैं मैं तो अब्रॉड जाऊंगा जी, मैं तो पढ़ूंगा वहाँ, नोट छापूंगा. अब 40 साल के बाद जब आपके 2 बच्चे हो जाते हैं और आप उनको देखते हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आता है अपनी हिंदुस्तानी परंपरा, फिर आप बोलते हैं यार मैंने ये सोचना चाहिए था कि वाई में आया यहाँ पर. राइट. तो वेयर आ गया, हु आ गया. सो दैट इज़ वाई. ओके. सो वाई गेम्स टू विन देन. ये जो मेरी नीति का कल्मिनेशन यही था. वाई एंगेजमेंट हमेशा चलता है. वाई क्योंकि मोबाइल या डेस्कटॉप गेम्स पॉपुलर हैं और रहेंगे. वाई ड्राइविंग एंड ड्रेसअप एंड कार पार्किंग क्योंकि मटेल बारबी ऐसी सही है. वाई नॉट इंडिया क्योंकि यहाँ पैसे नहीं बनते हैं. वाई ग्लोबल क्योंकि कोई ना कोई कंट्री हमेशा पनपती रहती है. दैट्स द वाई.
इंटरेस्टिंग। ये जो आपने लास्ट में चीज कही कि कोई ना कोई कंट्री हमेशा पलटती रहती है, हाँ बॉस, दिस इज अ प्रॉपर लाइक मारवाड़ी बिजनेस माइंड से। वही तो बात है ना। आज आप देखो कि टर्की की इकोनॉमी, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मेरे इन ऐप परचेसेस होते हैं, टर्की के इन ऐप परचेसेस यही बेशुमार बढ़ रहे हैं। अभी जो मिडल ईस्ट हमें लगता था दुबई मार्केट है, अब आप देखोगे काफी मार्केट्स एकदम लिट अप हो गए इन ऐप परचेसेस। राइट, कोरिया मैसिव इन ऐप मार्केट, $99 के वो आईपीस खरीदते हैं वहां पर, ये उनकी औकात है। तो अगर आप ग्लोबल प्लेयर बनोगे तो आपको ग्लोबल फायदा होगा। इसीलिए लग्जरी ब्रांड्स क्या है, ग्लोबल ब्रांड है ना। व्हाट इज आईफोन? आज की डेट में टाउन टीयर डी में भी इंडिया में लोगों को आईफोन चाहिए, और न्यूयॉर्क मैनहट्टन में भी लोगों को आईफोन चाहिए। ग्लोबल प्रोडक्ट, ग्लोबल क्वालिटी, तो यही है। अब अगर आप बोले दे तो मेरे को दंतन बनाना है, वो दंत मंजन बनाना है, ट्राई सेलिंग इन लंदन, तो बिकेगा नहीं ना दंत मंजन। राइट, तो वही होता है कि वाई, वेयर, देन हु, देन व्हाट एंड देन व्हेन। ओके, वो चार हैं इंपॉर्टेंट, करेक्ट, बट पहला वाई। पहले वाई। आपने एक बात कही कि आपको इन ऐप परचेजेस से पता चल जाता है कि कहाँ पे कौन कितना स्पेंड कर रहा है। शायद ये आपके लिए बहुत एक टेक्निकल सेंट्रिक क्वेश्चन होगा कि इन ऐप परचेजेस के बेसिस पे देन डू यू डिजाइन योर फ्यूचर गेम्स, या उसके पीछे कोई और रीजंस भी होते हैं? नहीं यार, क्या होता है ना, 99% आज की डेट में लोग फ्री गेम खेलते हैं। मुझे अभी कोई नहीं मिलता है रोड पर कि बोलता है जी मैंने तो गेम खरीदा। हाँ, मतलब लोग हंसेंगे आपने गेम खरीदा, बुद्धू। अब अगर आपके पास फ्री गेम है और दुनिया में फ्री गेम्स हैं, कैंडी क्रश, एंग्री बर्ड, जो भी आप ले लो, तो वाई यू वांट टू पे? आप क्यों पे करोगे? राइट, जब कोई चीज़ इसमें इतनी वैल्यूबल है कि उन्होंने एक्चुअली अपना पेमेंट अकाउंट खोला, लिंक करा, दिया, तो अगर मुझे वो समझ में आ गया तो मैं वो चीज़ें और डाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे कार गेम्स में ये बहुत ही फनी बात है। शुरू में लोग बहुत मेरे को चिढ़ाते थे कि आलोक तो पागल है, इंडिया में इतना बड़ा मार्केट है। तो मैंने बोला बताओ यार कौन सा गेम बनाओ? बोले क्रिकेट गेम बनाओ। ओके, तो मैंने 4-5 कॉन्फ्रेंसेस भरे जिसमें मैंने बोला अभी के अभी आप अपना एंड्रॉयड फ़ोन निकालो और टॉप इंडियन फ्री डाउनलोड्स की गूगल प्ले पर आप लिस्ट देखो, और मैंने कहा देखने से पहले मेरे को एक आंसर करो, टॉप 100 फ्री गेम ऐप्स में कितने क्रिकेट होंगे और कितने कार ड्राइविंग एंड पार्किंग होंगे, नॉट रेसिंग ऑल्सो। राइट, नॉर्मल आंसर्स होते थे 100 में 30 तो होंगे क्रिकेट के, 40 होंगे, 60 होंगे, कार ड्राइविंग होंगे यार 2-3। फिर लोगों को मैं दिखवाता था, रिवर्स होता था, 3 क्रिकेट, 2 क्रिकेट, 40 कार्स। ना वाई हर इंडियन बच्चा क्रिकेट खेलता है, करेक्ट, सड़क पर, गली पर, खेत में, मैदान में, कहीं पर भी। कितने इंडियन बच्चों को लैम्बोर्गिनी चलाने का चांस मिलता है? अब हमारी गेम में लैम्बो का एक अडेप्टेड वर्जन है, तो वो चला रहा है, मजे कर रहा है। तो अब उसके लिए वो पैसे दे रहा है कि गेम तो फ्री है, बट ये लैम्बो को आप एक दिन के लिए रेंट करो 10 रुपए में। अरे वाह, अब उसको आप नियॉन लगाओ। अब वो बाप आपको, मैं 55 साल का हो गया, मेरा फादर है 75, अगर मैं मेरी गाड़ी पर स्टिकर लगाऊंगा तो मेरे को मारेंगे, अरे पागल तू क्या कर रहा है, एकदम बेवकूफ़ है। तो गेम में तो मैं 2 रुपए में स्टिकर लगा सकता हूँ ना, तो वो स्टिकर लगा रहा है। तो उससे मुझे समझ में आ रहा है कि यार ये इन ऐप वैल्यू इतनी है कि लोग दे रहे हैं, और बनाओ इसके बारे में, दैट इज वाई। ओके, तो रियल टेस्ट होता है। बट मुझे एक चीज़ पूछ रही है यहाँ पे, आपने क्रिकेट का एग्जाम्पल लिया। क्रिकेट इंडिया में चलता नहीं, और मैंने भी ज़्यादा गेम्स नहीं देखे जो क्रिकेट पे बनते भी है। एक जो मुझे याद है सर, वो भी पीसी का गेम था, EA क्रिकेट 07 एक आया था, जो कि मेरे चाइल्डहुड का सबसे फेवरेट गेम था, क्योंकि उसमें शिफ्ट और डी दबा के आप 6 मार सकते थे। बट देन फुटबॉल गेम्स तो बहुत चलते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे फुटबॉल मतलब खेलते नहीं है। अक्रॉस द वर्ल्ड वन ऑफ द बिगेस्ट स्पोर्ट है, वो क्यों चलता है और क्रिकेट क्यों नहीं चलता? क्योंकि ऑफ 3 रीजन। एक तो फीफा इंस्टीट्यूशन है, फीफा ब्रांडेड गेम सबसे ज्यादा चलते हैं। फीफा इज अ ब्रांड, राइट, फीफा इज इंस्टीट्यूशन। तो और हर बच्चा ग्लोबली ना, फुटबॉल थोड़ा हार्डर है प्ले करने के लिए, क्योंकि यू नीड अ फील्ड, यू नीड अ बॉल, यू नीड पीपल। क्रिकेट तो 4 बच्चे भी खेलते हैं साथ में। और ग्लोबल कंजम्पशन देखो ना, ग्लोबल अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल कोरिया, जापान, नॉर्थ अमेरिका, फ्रॉम दिसंबर टू नवंबर टू फरवरी इट्स फ्रोजन। राइट, आप कहाँ फुटबॉल खेलोगे? हाँ, अब आप फुटबॉल इंडोर खेलोगे। इंडिया में कौन सी जगह है जी जो फ्रोजन है? बॉम्बे में तो दिसंबर में भी गर्मी लगती है। तो पॉइंट क्या है ना कि जब
अनअवेलेबिलिटी होती है तो वो ऑनलाइन जाते हैं, जब एस्पिरेशन होता है तो ऑनलाइन जाते हैं, जब एक डिज़ायर होता है तो ऑनलाइन जाते, जब घर में मिल रही है तो मैं क्यों करूँगा? तो दैट इज़ वाई। ओके, सो एसेंशियली आप एक एक्सपीरियंस दे रहे हैं लोगों को जो कि उन्हें शायद अपने नॉर्मल लाइफ में नहीं मिल सकता। करेक्ट। तो ड्रेसअप गेम्स में गर्ल्स को डॉल से खेलने का बहुत शौक था। क्यों? वो अपने आप को समझती कि मैं अभी वो डॉल है, उसकी बेबी है, उसको मैं फीड कर, वो मदरहुड की फीलिंग्स आ गई। डॉल को मैं ड्रेसअप करी तो मैं उसके लिए केयर कर रही हूँ, नो, टिपिकल मदर फीलिंग्स। बॉय क्या करता था, ये मेरी गाड़ी है, मैं चला रहा हूँ, एस्पिरेशन, मैं फायर एम्बुलेंस चला रहा हूँ, फायर ब्रिगेड चला रहा हूँ। अभी विल यू वांट टू बी अ फायर ब्रिगेड ड्राइवर? आई एम श्योर, मतलब हाँ, बट नॉट एज अ प्रोफेशन। करेक्ट, हाँ। मैं बोलूँ यार अभी 10 साल तू फायर ब्रिगेड चला, आप बोलेंगे आलोक यही बेटर है धंधा। बट अगर मैं आपको गेम दे दूँ, आप बोले लेट मी प्ले यार। अभी अगर लैडर है उस गेम के अंदर, रेगुलर लैडर 3 माले से ऊपर नहीं पहुंच रही है और 6 माले पर आग लग गई है, तो मैं बोलूँगा ये लैडर खरीद लो 3 रुपये के लिए, तो आप बोले चल यार 3 रुपये दे देता हूँ। तो ये एस्पिरेशन होती है। करेक्ट। सो आपने जो चाइल्डहुड एस्पिरेशंस थे लोगों के, उसको गेमिफाई कर दिया। इंटरेस्टिंग। सो सर मुझे ये जानना है आपसे कि गेमिंग मतलब गेम एक बनता कैसे, पॉइंट ए से जो उसका फाइनलाइजेशन होता है वहाँ तक क्या जर्नी होती है गेम की? मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, गेम्स बनते कहते हैं। सी, आइडिया या कॉन्सेप्ट जो होता है वो हमारी कंपनी में तो अभी क्लियर है, ड्राइविंग, पार्किंग, रेसिंग या ड्रेसअप या स्टोरी, वही रहेगा। हाँ। तो उसमें काफ़ी एलिमिनेशन हो गया कि भाई कॉन्सेप्ट में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सेकेंड चीज़ हम देखते हैं कि क्या डिफरेंट ला सकते हैं हम या तो हमारे लिए या मार्केट में जो नहीं है। एग्जाम्पल, ड्रेसअप गेम्स बहुत थे मार्केट में। 5 साल पहले हमने वेडिंग गेम निकाला, वेडिंग स्टाइलिस्ट। वेडिंग भी एक ड्रेसअप ही तो होता है ना, तो बहुत चलता है वो। इंडियन वेडिंग स्टाइलिस्ट है, बहुत पॉपुलर है, क्योंकि वेडिंग्स में लोग, खुद की वेडिंग एक बार होती है बट जाते हैं 100 वेडिंग्स में तो एक नीश है। तो कॉन्सेप्ट का एक नीश। अब बात हो गई कि यार इसमें टाइप MVP, मिनिमम धंधा प्रोडक्ट ना, MDP, तो क्या करेंगे जो इसको मिनिमम बनाएंगे और सक्सेस देखेंगे होगा कि नहीं। तो यार समझो 5 लेवल होंगे, एक मॉडल होगी, 5 इवेंट्स होंगे, संगीत, ये वो, फलाना, टीका विका, शादी, नो प्रॉब्लम। अब उसके लिए क्या डिज़ाइन चाहिए? तो अब होता है एक 3 काइंड्स ऑफ वर्क, आर्ट एंड आर्ट, क्योंकि आर्ट चाहिएगा गेम के अंदर, तो आर्टिस्ट होते हैं। एक आर्टिस्ट डिज़ाइनर बोलो जो उस गेम के एक्सपर्ट्स होते हैं, उस जॉनर के। तो हमारे पास ऑटोमोबाइल डिज़ाइनर है, गाड़ियों को डिज़ाइन करने के लिए, फैशन के फैशन, स्टोरी राइटर्स फॉर स्टोरीज। आर्टिस्ट जो प्रोडक्शन आर्टिस्ट होते हैं वो स्केच करते हैं, इंस्पिरेशन से ड्राइंग्स बनाते हैं। उसको बनने के बाद एक फ्रेमवर्क होता है, वायर फ्रेम, कि भाई ऐसे ऐसी स्क्रीन्स देखेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ है कि यार कौन सी स्क्रीन कहाँ जाएगी। वो सब हो गया, फिर वो प्रोग्रामिंग में चला जाता है। प्रोग्रामिंग में आज की डेट में एक फ्रेमवर्क है कॉल यूनिटी, UNITY। यूनिटी ग्लोबली मोस्ट प्रेफर्ड है फ्रेमवर्क टू प्रोग्राम, क्योंकि वो एंड्रॉयड में भी चला जाता है, एप्पल में भी चला जाता है, लाइसेंस्ड है। तो उसमें हम लोग उसको गेम को प्रोग्राम करते हैं स्क्रीन बाय स्क्रीन। उसके लिए प्रोग्रामर लगते हैं। उसके बाद आप बीटा टेस्टिंग होता है, प्लेयर जो प्रोड्यूसर था वो खेल खाल कर जब फाइनल हो जाता है, QA QC, पब्लिशिंग टू ऐप स्टोर। और उसमें एक इकोनॉमी आती है, कितने कॉइन्स देने चाहिए, कितने लेने चाहिए, भाई क्या बैलेंस होना चाहिए। तो वो मेरा मतलब हर कंपनी में अलग अलग आदमी, तो इकोनॉमिस्ट का जॉब होता है, इकोनॉमी बैलेंसिंग। इट्स लाइक कंट्री बैलेंसिंग, लाइक लिटरली फाइनेंस मिनिस्टर का जॉब है कि अगर मैं इतनी कंट्री में पैसा दे रही हूँ तो कितना ले रही हूँ, टैक्सेशन कितना देना चाहिए, GDP कितना बनेगा। तो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है बट चलता है, करना पड़ता है। एंड देन यू ट्राई। फिर वेरी इंपॉर्टेंट, हर गेम में कम से कम, हमारे गेम्स में 12,000 से 15,000 डेटा पॉइंट्स होती हैं। वो अब ट्रैक होने लग जाती हैं कि यार कितने लोगों ने ग्रीन ड्रेस पर क्लिक करा, कितने लोगों ने ग्रीन ड्रेस प्लस ये ज्वेलरी पहनी। अब वो डेटा एनालिटिक्स की स्ट्रीम में आ जाता है। फिर आप उसको देखकर फिर आप अपने प्रोडक्ट को ट्विक करो। तो वो आइट्रेशन होता है। दैट्स द वर्चुअल लूप, बार बार। ओके, सो एक गेम को बनाने का कॉस्ट क्या होता है ओवरऑल? आज की डेट में ना, अभी जिस टाइप की क्वालिटी और प्रोडक्ट एक्सपेक्टेशन है ग्लोबल मार्केट में, आई वुड से एटलीस्ट
मैं मेरी कंपनी का कॉस्टिंग बता रहा हूँ, 10 man months into say 10 people, 10 people, 160,000, about a crore and a half. Okay. Crore and a half to 2 crores per game. I am talking मेरी quality, but $100,000 से कम तो कुछ नहीं बनेगा. Okay. 75-80 lakhs. Okay. अब मैं बोल रहा हूँ MDP कमर्शियल के लिए. अगर एमेचर्स हैं, वो इंडी डेवलपर्स जो बोलते हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो तो कुछ भी डाल सकते हैं, टेम्पलेट्स हैं, सब कुछ है, वो तो फन के लिए डाल सकते हैं. बट जब कमर्शियल करोगे तो $100,000-200,000 तो लगेंगे. ओके. एंड आई डोंट नो इफ मतलब इस क्वेश्चन को फ्रेम कैसे करना चाहिए, बट एक गेम आपको अर्न करके किस तरह से देता है, कितना देता है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. तो ये बहुत एक अमेजिंग क्वेश्चन है. तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग उसको हार्वेस्टिंग बोलते हैं. Okay. जो गेम्स हम बनाएंगे MD के बाद जब उसको कमर्शियल बनाएंगे तो उसका 10 times more कॉस्ट हो जाएगा. तो समझे 10 करोड़ का एक गेम बना. अब 10 करोड़ रुपए में अगर मेरे को एक साल में तो 10 करोड़ आएंगे नहीं. राइट. तो अगर मेरे 5 साल में भी रिकवर हो गई तो मेरा कैपिटल वापस आ गया. अब नेक्स्ट 5 years में वही रेवेन्यू आ गया तो मेरा 100% मार्जिन हो गया. राइट. हर गेम की डेस्टिनी अलग होती है. करेक्ट. आई कैन नॉट प्रिडिक्ट. तो विथ 5 or 6 गेम्स अपडेट्स के साथ हम लोग ये ट्राई करते हैं कि 3 से 4 साल में हम उसका प्रॉफिट बना लें, विच मीन्स 30 to 40% मार्जिन ऑन अ रिकरिंग बेसिस. ओके. ये बिजनेस मॉडल है. इंटरेस्टिंग. इसमें मुझे आपने अपडेट्स की बात की, ये पता नहीं क्यों मेरे अंदर बहुत क्यूरियस सा क्वेश्चन है, अपडेट्स होते कैसे गेम्स के? मतलब ये हमेशा से, क्योंकि गूगल पे, प्ले पे, ऐप स्टोर वगैरह पे अपडेट्स आते रहते हैं. मैंने हमेशा से, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में क्वेश्चन है, बट आई ऑलवेज वांटेड एन आंसर. अपडेट्स आते कैसे? आते कैसे हैं या क्यों आते हैं? क्यों आते हैं, आते कैसे, दोनों. तो अपडेट तो जैसे मैंने बोला, अभी एक फायर ब्रिगेड का गेम है. उसमें मैंने बोला यार 6 माले पर एक लैडर चाहिए. अब समझो 100 लोग खेल रहे हैं गेम में और 12 लोगों ने वो लैडर खरीद ली. तो मैं तो बहुत खुश हो गया. अब मैं 9 माला, 12 माला, 15 माला और 18 माला के भी आग लगा दूंगा. फिर मैं बोलूँगा अब ये ले लो. फिर एक बोलूँगा एक फायर ब्रिगेड ले लो भैया 100 रुपये का, जिसमें सब सीढ़ियाँ हैं. तो अब उसको मैं आपके पास कैसे पहुँचाऊँ? तो आइडिया आ गया, प्रोग्रामिंग हो गई. अब वो अपडेट प्रोग्राम होता है. तो एक गेम का बेटर वर्जन रिलीज होता है और ऐप स्टोर से वो जो इंक्रीमेंटल चेंज होता है वो पुश हो जाता है. तो या तो पूरी डाउनलोड करो या इंक्रीमेंटल डाउनलोड करो, डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी. तो आप देखोगे फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, ये इनकी ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे अपडेट्स होती रहती हैं. बग फिक्सेस, ये वो, और वो ओवर द एयर आ जाती है. तो स्पेशली ऑन आईफोन आपको पता भी नहीं चलता है कि अपडेट हो गया है. सो ओके, सीमलेस है. मतलब क्लाउड, दैट्स क्लाउड ना, क्लाउड का मतलब भी ये होता है. ओके, गॉट इट. मुझे एक और चीज़ आपसे जाननी है. अब जैसे आपने कहा कि आपके 2-3 तरह के गेम्स हैं जिस पे आपने अब सेट कर लिया कि हमें यही बनाना है, विच इज़ ड्राइविंग, कार पार्किंग, ड्राइविंग, करेक्ट, ड्रेस अप एंड स्टोरी गेम्स, विच इज़ लाइक अ कॉमिक जैसा उसका वो है. करेक्ट. आई वांट टू नो कि फर्स्टली ये ही 3 क्यों, और इसमें भी आप इवैल्यूएट कैसे करते हो, आप नए गेम्स किस तरह से लाते हो, यूनिकनेस कैसे ढूंढते हो? बिकॉज आई एम श्योर कि आफ्टर अ पॉइंट इट बिकम्स, मतलब वो थोड़ा आपके लिए भी एज अ प्रोग्रामर एंड एज अ गेमर वो बोरिंग हो जाता होगा. तो आप कैसे ढूंढते हो कि अब इसमें नया कुछ कैसे करें? देखो यार, बोरिंग चीज़ें में ही पैसे बनते हैं. पहले तो एक मैं आपके व्यूअर्स को बोलना चाहता हूँ कि ये जो एक्साइटमेंट होता है ना, एक्साइटमेंट होता है कंज्यूमर के लिए. आप एक्साइटमेंट पैदा करो ना अपने आप के लिए. अगर आप अपने धंधे को एक्साइटमेंट की तरफ बना दोगे तो चौपट हो जाओगे. सबसे बोरिंग काम कपड़ा लत्ता, मेटल, सीमेंट, ये छापते हैं. आज बैंकिंग में इतना बोरिंग काम है. अरे यार, करंट अकाउंट में HDFC का रिटर्न देखो आप. नाउ एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, ये इसकी फैशन इंडस्ट्री देखो. ड्रेसअप गेम्स क्या है? फैशन है. 500 साल में कब फैशन में थकावट आई बताओ? इंस्टाग्राम इज फैशन. कौन ने क्या पहना, कहाँ पहना, कैसे पहना, राइट? आप समझो यू मस्ट बी 32 years old या जो भी है, राइट? आई एम 55. मुझे याद है कि मैं 5 साल से अभी तक मेरे को गाड़ियों का शौक है. मैं मरते दम तक गाड़ियों का शौक रखूँगा. तो एवरग्रीन रहेगा. स्टोरीज, बुक्स, कॉमिक्स, आज भी अगर आप मेरे ऑफिस में रुके हो और मैंने रिसेप्शन में टिन की कॉमिक रख दी तो आप पढ़ोगे तो सही, राइट? तो ये एवरग्रीन जॉनर्स हैं. ये भी बहुत ज़रूरी है. आप एंग्री बर्ड में थक सकते हो क्योंकि ये अनयूजुअल जॉनर है, जो एक क्वर्की जॉनर है, जो आपने एक बार खेला और आप थक गए. मैच 3 माइंड को सेटिस्फाई करता है. कैंडी क्रश, इट इज़ नॉट कैंडी, इट इज़ नॉट क्रश.
वो कुछ सेटिस्फैक्शन मिलता है तीनों चीज़ों को ढूंढकर जोड़ने में, इसीलिए उसके अलग अलग आइट्रेशंस आते हैं। अब आप चेस को देखो, कौन सा आदमी चेस से बोर हुआ? लोग कम खेलते हैं। रमी, 3 पत्ती और जो भी एवरग्रीन गेम्स हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें एवरग्रीन होती है, तो उसमें इंटेलिजेंस ये होता है कि आप उस टाइप की इंडस्ट्री को चुनो। फूड और एवरग्रीन, आप कुछ भी इन्वेंट करो, फूड तो बिकेगा ही बिकेगा। राइट, ओके। सो इसमें मैं वही जानना चाहता था आपसे, बिकॉज आफ्टर अ पॉइंट मेरे अकॉर्डिंग मतलब वो ऐसा शायद मैंने सोचा था कि एक स्टैग्नेंट पॉइंट आ जाता है, बट देन एज यू सेड कि आप रियल लाइफ में जो हो रही है चीज़ उन्हें ही आप गेमिफाई करते हैं। नहीं, डेफिनेटली। फॉर एग्जांपल आप फैशन वीक्स को ले लो, न्यूयॉर्क, मिलान, टोक्यो, शंघाई, बॉम्बे। तो एवरी ईयर सीजन्स आते हैं, इंस्पिरेशंस आती हैं, तो फैशन तो कभी भी थकता नहीं है। Right. आप कोई भी लेडी की क्लोजेट में देखो, उनको पहनने 4 कपड़े हैं 40। क्यों हैं? क्योंकि एक फेटिश होता है स्टॉक अप करने के लिए। करेक्ट। सिमिलरली विद कार्स। कार्स क्यों आज इंडिया में 9 करोड़ की गाड़ी क्यों बिकती है? कोई वहाँ बैठने से तो कोई कल्याण भगवान से तो मिलने नहीं वाले वो लोग। शायद वो भी जाए, गॉड फॉरबिड। तो बैड जोक, बट शौक होता है। तो न्यूनेस जो होती है ना, जो एवरग्रीन शौक, लुक एट एंटरटेनमेंट यार, लुक एट नेटफ्लिक्स। आज की डेट में अगर नेटफ्लिक्स के पास कोई नई मूवी नहीं आई 2-3 दिन तक, तो अपने को लगता है ये डब्बा गोल हो गया। क्या हो गया? न्यूनेस। एंटरटेनमेंट का मतलब ही है न्यूनेस। माइंड क्रेव करता है। आपकी इंस्टाग्राम फीड अगर फ्रीज हो गई तो आप तो एकदम बेचैन हो जाओगे। हम भी फ्रीज हो जाएंगे। ओके, बट आपका फिर सबसे हॉट सेलिंग गेम कौन सा है? एक्चुअली वो 5 जो हमारे गेम्स है ना, मतलब 3 जॉनर्स, उसमें 2 हैं ड्राइविंग और ड्रेसअप में। उनकी सीजनल वेरिएशन बहुत होती है। जैसे फैशन जो होता है वो समर्स में बहुत चलता है, क्योंकि समर्स में टाइम मिलता है लोगों को ट्रायल करने के लिए, फैशन करने के लिए। ड्राइविंग गेम्स ऑल सीजन है, जो बॉयज़ हैं जो प्ले करते हैं, जो लर्न करते हैं लाइसेंस के लिए। स्टोरी गेम्स विंटर में बहुत फ्रोजन होता है आउटसाइड वेस्टर्न वर्ल्ड, तो इंडोर लोग बहुत रहते हैं। तो रीडिंग, स्पेंडिंग टाइम ऑन लॉन्ग फॉर्मेट उस टाइम चलता है। तो ये बैलेंस हो गया हमारे गेम जॉनर्स। एंड कंज्यूमर कौन से कंट्री से सबसे ज़्यादा है? आवर बिगेस्ट ऑडियंस है रशिया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, फॉलोड बाय इंडिया, क्योंकि इंडिया है ही कंज्यूमिंग मार्केट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। बट रेवेन्यू में टॉप मार्केट इज यूएस, फॉलोड बाय यूके, फॉलोड बाय G7, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली। ये जो आपने कंज्यूमर के लिए आपने रशिया वगैरह कहा, ये वही रीज़न है कि वहाँ पे विंटर्स क्योंकि वो बहुत ही हार्श होते हैं, तो उसलिए? एक्चुअली 2-3 कारण है। एक तो गेम्स यूनिक हैं, एक हम लोग नेटिवली ट्रांसलेट करते हैं हर गेम को 17 लैंग्वेजेस में, और एक ब्रांड होता है, एक क्वालिटी होती है। उनको शायद वो टाइप के गेम्स उनकी लैंग्वेज में नहीं मिल रहे होते हैं, क्योंकि अमेरिकन प्रोड्यूसर्स या वेस्टर्न प्रोड्यूसर्स अपनी फोकस करते हैं। सेकेंडली इंडिया का जुगाड़ है कि हम लोग लो कॉस्ट में माल बनाते हैं, तो वो लो कॉस्ट में अवेलेबिलिटी कर सकते हैं। सर, तो गेमिंग में अभी मुझे और चीज़ें जो जाननी है, देयर वाज दिस टर्म कॉल्ड MMORPG, विच इज़ मल्टीप्लेयर ऑनलाइन रोल प्लेइंग गेम। ये जब आपने गेमिंग में कदम रखे थे, आपने जब एक इंडस्ट्री यहाँ पे एक एम्पायर बनाने का सोचा था, उस टाइम पे यू हैड डिफरेंट थॉट्स, एंड उस टाइम पे शायद इंडिया में चल भी नहीं रहा था। बट आज शायद सिचुएशन अलग है, आज रोल प्लेइंग गेम्स बहुत ज़्यादा चलते हैं। किस तरह से आपने ये पूरी जर्नी देखी है? करेक्ट। तो एक्चुअली M होता है, डबल M, फर्स्ट M होता है मैसिव मल्टीप्लेयर ऑनलाइन रोल प्लेइंग गेम। वो फॉर्मेट इंडिया में चला ही नहीं, आज भी नहीं चला। क्योंकि फॉर्मेट क्या होता तो फॉर्मेट PC गेम होता है, ड्रिवन बाय CD या डिलीवरी बाय CD या क्लाइंट। और ये ऑनलाइन जब मोबाइल नहीं था ना, तो ये उस जमाने का गेम है ये। और मेनली था ये, मतलब वेरी डार्क टाइप ऑफ वॉरफेयर गेम। तो आई थिंक इट्स लाइक क्लैश ऑफ क्लैंस, आप समझो, बट इन अ ऑनलाइन PC फॉर्मेट। आई थिंक सो आज जो एक उसका बेस्ट एग्जांपल शायद वो वैलोरेंट करके एक एब्सोल्युटली करेक्ट, वैलोरेंट, और कॉल ऑफ ड्यूटी, COD। तो ये सब चीज़ें, COD ऑल्सो पीपल प्ले। तो ये, बट अब बहुत सारे वर्जन्स हो गए हैं, PC, कंसोल, मोबाइल। तो ये MMORPG
ऑनेस्टली चाइना और कोरिया का एक वेरी स्पेसिफिक जॉनर था, ओके, क्योंकि वहाँ पर ये बहुत चला और वहाँ पर बहुत सक्सेसफुल हुआ। अमेरिका में भी थे 1-2 एग्जाम्पल्स, बट जब मोबाइल आया तो वो सब फेड होने लग गए। ओके, क्योंकि साइबर कैफे में आप बैठो, राइट, आप वहाँ पर 8-8 घंटे बिताओ, करेक्ट, तो अब जो ई स्पोर्ट्स की जो रेवोल्यूशन है वो आप सोच सकते हो कि इट इज रिजेंबलिंग द होल MMORPG कल्चर बट स्नैकी फॉर्मेट में। ओके, मोर कोलैबोरेशन, कंपटीशन। MMORPG वाज आप अपने आप हो, आप अकेले हो पर आप खेल रहे हो। ओके। सो ई स्पोर्ट्स में जो गेम्स होते हैं, दीज आर नॉट MMORPG, नॉट नेसेसरली, ओके, मतलब देयर आर सो मेनी गेम्स दैट पीपल प्ले। कोई भी क्लैश ऑफ क्लैन के हो सकते हैं, ओके, PUBG का कितना होता है। Right. तो आप सोचो PUBG विदाउट मोबाइल, PUBG इज अ ग्रेट एग्जाम्पल। अगर सब लोग PUBG खेलते होते साइबर कैफे में बैठकर, दैट वुड हैव बीन अ मैसिव मल्टीप्लेयर ऑनलाइन रोल प्ले। ओके, इंटरेस्टिंग। मैं इस पे वापस आऊँगा, बट उसके पहले अब आपके बिजनेस एस्पेक्ट को मुझे थोड़ा जानना है, स्पेशली जो टीम का साइड होता है, बिकॉज आई एम इन दैट प्रोसेस जहाँ पे मैं अपनी टीम अब बिल्ड कर रहा हूँ। सबसे पहली बात, एक को फाउंडर होना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके लाइफ में भी एक CTO वाले को फाउंडर है, जिन्हें आप MK कहते हैं। सो ये पूरी जर्नी उनके साथ में कैसी रही, एंड किस तरह से एक को फाउंडर होना भी चाहिए? करेक्ट। सी, को फाउंडर का मतलब है को ओनर। ओनर का रियल कॉन्टेक्स्ट ना होता है कि शेयर होल्डिंग, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, Okay. क्योंकि आप कुछ सब चीज़ें अकेले नहीं कर पाओगे। तो जितने भागीदारी मिल गए ना, रियली मतलब सेंस ऑफ द वर्ड की, वो वहीं रहेंगे जब तक लास्ट डे नहीं हो जाए। वो थोड़ी सैलरी के लिए नहीं भागेंगे, थोड़ा कष्ट हो गया तो नहीं भागेंगे, कोई तकलीफ हो गई तो नहीं भागेंगे। Right. लाइक स्पाउस, अगर अच्छा गुड मैरिज ही होता है कि भाई आई विल बी विथ यू फ्रॉम ऑल टाइप्स। वो वाउस जो लेते हैं, मुझे वाउस याद नहीं है। तो को फाउंडर का मतलब ये होता है, अब आप पार्टनर समझ लो, को फाउंडर ले लो, वॉट एवर आपकी टर्म्स है। को फाउंडर कॉमन होता है टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में। को फाउंडर का ज़रूरत, जैसे जेफ बीजोस का कौन सा को फाउंडर है, आई डोंट नो। स्टीव जॉब्स का कौन सा को फाउंडर है, मार्क जुकरबर्ग का कौन सा को फाउंडर है, आई डोंट नो, दे डोंट हैव एनी। तो माइक्रोसॉफ्ट के थे, देयर वाज गेट्स एंड देयर वाज बामर, राइट? सो डिपेंडिंग कि आपकी एबिलिटी क्या है और आप में आपको क्या नहीं पता। सो समझो आप बहुत टेक्निकल हो, बहुत आपको टेक पता है, आपको बिजनेस नहीं समझ में आता है। अगर आप मैनेजर्स हायरिंग करेंगे, बहुत अच्छे लोग हायर करेंगे, वो जब तक हैं आपके साथ काम करेंगे, बट ओनरशिप नहीं आएगी। तो यू माइट वांट अ को फाउंडर। ओके, तो ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, तो ऑपोजिट टाइप्स यू हैव टू कीप विथ यू टू मेक इट अ सस्टेनेबल बिजनेस। तो अगर मैं फाइनेंस का एक्सपर्ट हूँ, मैं हर चीज़ समझता हूँ, पर मेरे को धंधा ही नहीं आता, तो मैं क्या करूँगा? तो वो को फाउंडर होता है। को ओनर रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप शेयर करोगे, वो को फाउंडर होता है। ओके सर, बट जब आप महेश खंबड़कोनी जी को मिले, एक चीज़ होती है, जैसे आपने कहा कि उनको ओनरशिप लेनी पड़ती है, दे आर लाइक अ स्पाउस आपके लिए, क्या वो इक्वल उसमें हिस्सेदार है, तो चाहे तकलीफ हो या अच्छी चीज़ हो, उसमें वो इक्वल रहेंगे। दिस इज वन थिंग, एंड द अदर थिंग इज उसका स्विच साइड जो है, आपको भी उन पे उतना ट्रस्ट होना चाहिए। ब्लाइंड ट्रस्ट एक तरह से होना चाहिए। करेक्ट। ये ब्लाइंड ट्रस्ट बिल्ड कैसे करते? ये तो आपने वर्ड यूज करा ना, बिल्ड, तो कोई भी बिल्ड नहीं होता, ना तो उन पर ना हम पर। ये तो एक कमिटमेंट होता है या एक कॉन्सेप्ट होता है। तो यू डोंट हायर समवन एज अ को फाउंडर। आप बोलते हो यार आप मेरे CTO बन जाओ, आप मेरे टेक मैनेजर बन जाओ। अब जैसे ही उस पर्सन की पर्सनैलिटी, कमिटमेंट, वर्क कल्चर समझ में आता है, तो आप अपने आप को उनके मन में आप उनको अपग्रेड करो कि यार ये तो बड़ा बंदा अच्छा है, यार ये तो लेजी है, ये तो मैंने सोचा था क्या है, वो नहीं आते हैं, ऑफिस नहीं आते हैं, ट्रैवल नहीं करना चाहते हैं। तो जब आपके मन में ये हो गया कि ही इज रियली ओनरशिप मटीरियल, देन आप उनको बोलो कि भाई यू शुड बी द को फाउंडर। सैक्रिफाइस द मनी, सैक्रिफाइस द इक्विटी, मेक दैट सैक्रिफाइस, ताकि वो कमिटमेंट आ जाए। ओके, सो ओवर द इयर्स वो जब आप साथ में काम करोगे, राइट, करेक्ट, ये हार्वेस्ट होता है। अच्छा, बहुत सारे को फाउंडर्स होते हैं जो कॉलेज में मिलते हैं, उन तो 5 साल वो साथ में रहते हैं, तो वो टाइम वहाँ पर आ गया। राइट, बहुत सारे लोग हैं, जैसे बंसल ब्रदर्स हैं, ये बंसल जो है फ्लिपकार्ट के, उन्होंने साथ में अमेजोन में काम किया। तो कहीं ना कहीं तो टाइम बीता ना, तब वो कमिटमेंट आया। तो आपको टाइम इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा, फिर आप स्टार्ट में को फाउंडर हो या लेटर हो, दैट डजंट मैटर। ओके,
एंड हाउ डू यू सेट अ कंपनी कल्चर, बिकॉज ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि लोग शायद सीख ही नहीं पाते. एंड कंपनीज में बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी होती है जो जाती ही डाउन है बिकॉज वहाँ पे कल्चर नहीं है. तो ये किस तरह से बिल्ड करते हो? यार एक्चुअली ना ये ओवर हाइप्ड वर्ड है. कल्चर है आपकी जो एक्सपेक्टेशन है लोगों से और उनका जो डिलीवरी है वो. ओके. तो अगर हम बोलें कि हमें लगता है, I'll give an example, सिंपल एग्जाम्पल. एक तरीका है बोलने का कि ना हमारा कल्चर है मंडे टू फ्राइडे, तो ठीक है होगा. सेकेंड वे ऑफ सेइंग इज मेरा कल्चर है कि आप अपने काम में इतना अच्छी तरह आप काम करो कि आपको लीजर भी मिले और आपको वर्क प्लेजर भी मिले. तो इसके लिए हमें लगता है कि मंडे टू फ्राइडे आप 100% काम करो, सैटरडे संडे आप वो करो. एक जोक है, लाला कंपनी सैटरडे भी काम करेगी, संडे भी काम करेगी. लाला कंपनी जस्ट अ वर्ड, समझो कंपनी है लाला कंपनी. तो अब उनका डिफाइन नहीं है कि भाई क्या आपका एक्सपेक्टेशन है. तो समझो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि हम कभी भी जिंदगी में इन्फ्रिंज सॉफ्टवेयर या अनलाइसेंस सॉफ्टवेयर नहीं यूज करेंगे. अब आप बोल सकते हो हमारा कल्चर है ऑलवेज टू बी एथिकल. तो कल्चर इज अ मार्केटिंग वर्ड, बिहेवियर इज द एक्चुअल वर्ड, एक्सपेक्टेशन इज द रियल डिलीवरी. अब वो अमेरिकनाइज्ड हो गया कल्चर कल्चर कल्चर, बट कल्चर इज नथिंग बट हाउ पीपल बिहेव. राइट. सो जो आपका ये एक बिहेवियर है विथ योर वर्क, वो आपका जो एक डीएनए है उसे आप ट्रांसमिट कैसे करते हो फ्रॉम यू टू योर कोर टीम? बाय एग्जाम्पल. तो शुरू में कंपनीज क्या होती है, 1 लोग 2 लोग 3 लोग 5 लोग. तो जो ओनर्स होते हैं वो बार बार एग्जाम्पल सेट करते हैं. नहीं मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा. कस्टमर अगर रिफंड मांग रहा है तो उसको रिफंड भी दे दो और प्रोडक्ट भी बोल दो आप ही अपने पास रख लो. तो जो सेकंड इन लाइन है, थर्ड इन लाइन है, कस्टमर रिस्पॉन्स टीम जो है, CRM टीम है, उनको समझ में आ रहा है. अच्छा फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा जैसे कोई फीडबैक आती है हमारी गेम्स की, मैं विद इन 30 सेकेंड्स इसके ऊपर एक रिप्लाई कर देता हूँ. ओ माई गॉड सो बैड, आई एम फीलिंग सो सैड, दिस शुड नॉट हैपन, एडमिट द मिस्टेक, make the company the problem, not the consumer. Make the game seem like oh no, and फिर mark the team. अब वो culture हो गया है. तो कोई भी वो रिस्पॉन्ड करता है वही लैंग्वेज में करते हैं. oh no, this should not have happened to you. नॉर्मली क्या होता है, डिफेंसिव होते हैं. no, this is not the way the game is behaving. no, I don't. तो देन आपने उसको फ्रेंडली नहीं किया. तो कल्चर ऐसे ही बिल्ड होता है. इंटरेस्टिंग. अभी इंडिगो में बोलते हैं बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन. व्हाई दे से बॉयज एंड गर्ल्स? दे वांट टू डू कैजुअल. इजी है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सी यू लेटर एलिगेटर उनके बाहर एक साइन है. कहाँ लिखते हैं ये सी यू लेटर एलिगेटर? तो दे आर सेइंग कि यार एवरीथिंग इज ओके. तो उनको कोई शौक नहीं है ओके करने के लिए. वो बोल रहे हैं यार ये इकोनॉमी एयरलाइन है, खाना नहीं मिलेगा, हाँ पे करना पड़ेगा. तो भैया जी आप इजी रहो, तकलीफ भी होने वाली है, लग्जरी नहीं है. तो वो आपको हंसी मजाक में बहलाकर आपको टरका रहे हैं. तो कल्चर एक बिजनेस मॉडल से ही आता है. मुझे एक आपका जो एक इंसिडेंट था विथ मिस्टर राहुल खन्ना फ्रॉम क्लियरस्टोन वेंचर कैपिटल्स, वहाँ से उनके साथ में आपको एकदम स्टार्टिंग का कॉन्वर्सेशन था वेर इन ही वॉज एडमेंट कि इंडिया विल मिमिक द चाइना मार्केट, बट यू वर बुलिश कि नहीं होगा ऐसा. इसके मतलब उस टाइम पे इसके पीछे क्या रीज़न था? तो एक तो मैंने कंपनी बनाकर बेची थी चाइना में, मोबाइल ट्विन. मेरे पास एक्चुअल हिस्ट्री थी, मैंने देखा था, मैंने सोचा था, समझा था. उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक थियोरी थी, क्योंकि ये चाइना मॉडल बहुत सालों से यूज़ हुआ है बहुत कंट्रीज़ में. लोग चाइना हैज़ डन जापान मॉडल. तो दोनों लोग राइट थे. मेरा एग्जाम्पल छोटा था कि भाई मैंने छोटी सी कंपनी चालू करी, बेच दी. वो बोले यार आलोक हमारी जो VCs हैं उन्होंने इतने सारे सक्सेस देखे हैं कि ये इंडिया में होने वाला है. ऑनेस्टली पेटीएम इज अ चाइना मॉडल, यूज़ हुआ, एक्सपीरियंस हुआ. वो ग्लोबली वेस्टर्न में कोई ऐसा पेटीएम का पेमेंट ऐप नहीं है. तो ऐसे भी एग्जाम्पल्स नहीं हैं. मोटा मोटी मुझे लगता है कि ये जो थियोरी थी, नो वन वॉज राइट और कोई भी गलत नहीं था, कोई सही नहीं था. इसको MDP के रूप से करना ही था, नहीं तो कोई कर ही नहीं पाएगा. तो आई थिंक जब 2 स्ट्रॉन्ग थियरीज मिलते हैं और एक कमिटमेंट होता है कि हम
टेस्ट करेंगे, मेरा पैसा लो, मैं बोलता हूँ मेरी मेहनत लो, तो MTP बन गया। ओके सिंपल। ओके, बट ये जो मिमिक करने वाली चीज़ है, ये गेमिंग में आपको क्यों लगता है कि हम मतलब इंडिया में वो चीज़ मिमिक नहीं हो पाई, वो रेप्लिकेट नहीं हो पाई जो चाइना में हो रही थी? क्योंकि मैंने बुक में भी लिखा है कल्चर्स बहुत फ़र्क है। यहाँ पर इंडिया में 365, आप दिल्ली से नीचे आ जाओ तो क्लाइमेट हमेशा गर्मी है, कूल तो बहुत मुश्किल है, साउथ में तो कूल मिलेगा ही नहीं। तो आप आउटडोर रहते हैं। हम आज इफ़ मैं सही हूँ, कम से कम आई थिंक सब लैंग्वेजेस को मिलाकर शायद 10 नई मूवीज़ बनाते हैं दिन की। चाइना में एक नई मूवी नहीं बनती है क्योंकि वो कल्चर ही नहीं है मूवी मेकिंग का, अलाउड ही नहीं है। अब अगर आपके पास 10 मूवी इंडिया में डेली आ रही हैं तो गेमिंग कराकर एंटरटेन करने में बहुत मुश्किल होगा। अब 10 मूवी में कम से कम 50 सॉन्ग हो गए, एक मूवी में कितने 6 सॉन्ग, तो 50 सॉन्ग यूट्यूब को हिट होंगे। अब मैं बंदे को कहाँ पकड़ूं? तो वो कल्चर एकदम डिफरेंट हो गया ना। मैं कहाँ से लाऊं किसी को? इंडिया में पेरेंट्स मारेंगे 2-3 लाफा की यार तुम पढ़ो। चाइना में लोग कुछ कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं, तो ये कल्चर हो गया। तो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट कि भाई चाइना विल मिमिक इंडिया? ये प्रॉब्लम है। Okay, India will mimic. हाँ, इंडिया विल मिमिक चाइना, चाइना विल मिमिक इंडिया। Right. सपोज चाइना से सब मिमिक करेंगे जी, हाँ. तो आपके पास कैसे मिमिक हो पाएगा? करेक्ट। मिमिक मतलब वन वर्सेस द अदर ना, यू कैन मिमिक एनीथिंग। ट्रू। अभी चाइना स्टेट बोलती है कि बाहर से कोई गेम्स नहीं आएंगे, चाइना ही बनाएगी गेम्स, हमारी कल्चर को बनाएंगे। इसे ड्रैगन्स आएंगे। अभी अपने महाभारत में और रामायण में तो क्या भूत हैं, भूत के ऊपर ही एक पूरी 10 मूवी बन सकती है। प्रेत, भूत, राक्षस। अब वहाँ पर ड्रैगन्स आ रहे हैं। अभी यार मैंने तो कभी ड्रैगन देखी नहीं मेरी लाइफ में, सड़क पर भी नहीं दिखती यहाँ पर ड्रैगन। तो वहाँ पर ड्रैगन ही है उनका कल्चर, तो वो रिलेटेबिलिटी हो जाती है। अब मैं अगर मैं ड्रैगन का गेम इंडिया में लाऊं तो बोलेंगे ये क्या एनिमल है। तो वो ही होता है कि आई एम वेरी क्यूरियस इसको लेके कि आपने कहा कि ड्रैगन को यहाँ पे लेके आओ, बट इजंट वर्ल्ड अ ग्लोबल मार्केट? मतलब सब कुछ ही आज सबको पता है। हाँ, तो फ्रॉम दैट लेंस फिर वो क्यों नहीं चलेगा? नहीं, बिकॉज एक फेमिलियरिटी चाहिए ना। आप देखो जब रामायण चालू हुई इंडिया में तो पेरेंट्स ने टीवी की पूजा करते थे जब रामायण चलती। संडे को सब रोड बंद हो जाती थी, राइट। तो एक फेमिलियरिटी थी, इसलिए अडॉप्शन हो गया। मैं नहीं बोलता हूँ ड्रैगन नहीं चलेगा। ड्रैगन कुंग-फू मूवीज इंडिया में क्यों पॉपुलर हो रही है? चाइनीज फूड क्यों पॉपुलर हुआ? बट बॉस 40 साल लग गए यार, 30 साल लग गए। आज शादी में आपको चाइनीज खाना ज्यादा मिलेगा ना कि इंडियन। बट कब से हुआ? 80s 5s 90s में तो कोई कल्चर ही नहीं था। टाइम लगता है। वेंचर कैपिटल बिजनेस में टाइम इज 5 years। 5 years में आपको पूरा डिफरेंस बनाना है, तो कैसे हो सकता है? कुंग-फू मूवीज भी टाइम लगा ना। नहीं तो हमने तो कभी लाइफ में कुंग-फू देखा ही नहीं है, पर टाइम लगा। और एक मूवी थी शाओलिन टेम्पल दैट मेड एवरीथिंग। तो नहीं तो फिर वो बहुत मुश्किल होता। या ब्रूस ली मेड एवरीथिंग। करेक्ट। ओके, जब हम गेमिंग की भी बात करते हैं, ये जो आज का एक कल्चर है वेर एन पीपल आर प्लेइंग गेम्स ऑन देयर फोन्स, पीपल आर प्लेइंग गेम्स मतलब पीसीज पे भी खेल रहा है, फिर कंसोल गेमिंग भी है। देयर कम्स गेम्स टू विन, जो कि एक पर्टिकुलर टाइप का गेम बना रही है। आपने सक्सेस कैसे इसमें ढूंढ लिया? बिकॉज आज अगर मैं अपने आसपास देखता हूँ, अ लॉट ऑफ पीपल आर क्रेजी बिहाइंड वो जो पबजी जैसे गेम्स होते हैं। करेक्ट। इसमें आपने फर्स्टली अपने आप को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एस्टैब्लिश कैसे किया एंड फिर सक्सेस कैसे पाई? तो 3 चीज होती है ना कोई भी बिजनेस में। अगर एक जॉनर या कैटेगरी का कंजम्पशन है, लेट्स टेक रियलिस्टिक एग्जांपल, फूड इन इंडिया। इंडिया फूड खाता है और अलग अलग टाइप के फूड खाता है। और आज अपने दोनों करते हैं कि यार एक फूड का धंधा करो, गेमिंग को बाद में करेंगे। ये क्लियर है कि कंजम्पशन है, ये क्लियर है कि जोमेटो और स्विगी से माल बिकेगा, तो हमें कोई रेस्टोरेंट नहीं चाहिए, क्लाउड किचन बहुत है। अब प्रॉब्लम क्या आएगी कि क्या बनाया जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, मार्केट में जाएंगे, नेति ये नहीं ये वो नहीं। समझ में आ गया कि यार राजस्थानी मिठाई का शायद इंडिया बनिया कल्चर में शायद घेवर टाइप का खाने का शायद बिक्री हो सकती है। कोई वो नहीं ऑफर कर रहा है। अब नीश हो गया। अब उसके ऊपर हम बोलेंगे क्या 3 डिशेस बन सकती है जो पोर्टेबल है, जा सकती है। इन शॉर्ट MDP बनाएंगे नेति के बाद। अब MDP में समझो 10-12 ऑर्डर आ गए दिन के, तो आपको लग गया। फॉर एग्जाम्पल एक इंडिया में अभी बड़ा कल्चर हो गया शुगर फ्री स्वीट। वाई? बिकॉज पीपल आर कॉन्शियस। मिठाई तो
करोड़ों साल से बिक रही है यहाँ पर ब्रिजवासी ने नहीं बनाई ना ये, घसीटा राम ने नहीं निकाली, इनोवेटर ने निकाली, क्योंकि वो उनको नहीं मिमिक करना चाहता है। तो आप जैसे बोलते ना इतने फॉर्मेट्स हैं तो वो तो ऑलरेडी हैं, पर ड्रेसअप गेम कौन ने बनाया जो वेडिंग गेम है? इंडियन फैशन स्टाइलिस्ट नहीं है कोई। तो आपको ये देखना है कि क्या नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि क्या है तो फिर आप कैसे जीत पाओगे। तो दैट इज द होल आइडिया कि नीश देखने के लिए ही आपको नीति करनी पड़ेगी। और ये हो भी सकता है कि यार मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, हो भी सकता है। अगर आप बोलो कि मुझे आज साउथ इंडियन रेस्टोरेंट बॉम्बे में फिजिकल रेस्टोरेंट डालना है और मेरे को विन करना है, चांस बहुत कम है। अब आप बोलो नहीं पर मैं तो उसमें बियर भी दूंगा सांभर के साथ तो शायद चांस हो जाए, पर आप पकड़े जाओगे, तो प्रॉब्लम है ना। इंटरेस्टिंग। मुझे एक और चीज़ पे बात करनी है, इसी से कनेक्टेड है, क्रीडा गेम्स वर्सेस गेम्स टू विन। क्रीडा गेम्स एंड आपने सिटी रेसर बना था, उन्होंने डांस मेला बनाया था, दोनों भी गेम्स नहीं फ्लॉप हो गए। क्रीडा गेम्स हैड टू शट डाउन आफ्टर फ्यू इयर्स, गेम्स टू विन ने प्रॉस्पर किया। क्या रीजंस? एमडीपी। उन्होंने क्या करा, मिनिमम का वर्ड वो भूल गए, उन्होंने धंधा प्रोडक्ट बना दिया और 100% ऑल इन हो गए। वो जो जेम्स बॉन्ड की मूवी है ना, वो सब चिप सब सडनली सब मूव कर देते हैं। मूवीज में अच्छा दिखता है, लाइफ में कभी नहीं कर रहा। एमडी मतलब है यार 2 चिप दे दो भैया, देखते हैं क्या होता है। तो हमने सोचा $400,000 की फंडिंग में 400,000 हमने बर्न करे। चिप्स हमारे 4 मिलियन थे, हमने खाली 400,000 चिप्स मूव करे। उनको शायद फंडिंग थी 2 या 3 मिलियन, उन्होंने 2 या 3 मिलियन डाल दिए, पूरा डाल दिया। तो नथिंग विल सक्सीड इंस्टेंटली। आपकी क्या गारंटी है कि आप करोगे? वो शोले का जो एग्जाम्पल है वो वही तो है मेरी बुक में, राइट। एक और चीज़ जो यहाँ पे आती है, मतलब जियो के बाद में द वर्ल्ड कंप्लीटली चेंज, एटलीस्ट फॉर इंडिया, करेक्ट, एंड इंडियंस। आपको उसका फायदा हुआ था? डेफिनेटली, क्योंकि अब क्या हो गया है, BC लोएस्ट टीयर ग्राउंड में भी कंजम्पशन आ रहा है, लोग गेम्स खेल रहे हैं। तो गेमिंग इंडिया को हम सर्व नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी गेमिंग के लिए रेडी नहीं है। अभी अदर प्रॉस्पेरिटी ऑलरेडी चालू हो गई, फूड डिलीवरी, फैशन, गर्ल्स अभी छोटी सिटीज में बेटर ड्रेस्ड है ना कि इंडियन बॉम्बे की गर्ल्स, क्योंकि उनको कॉन्शियस है, दे नो मोर मेकअप देन सिटी गर्ल्स, क्योंकि उनको अच्छा दिखना है, राइट, उनकी कल्चर एस्पिरेशन है। तो गेम्स में भी जब खर्चे चालू होंगे तो हम कैसे खिलवाएंगे उनको? हमारी ड्रेस इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी। तो कंजम्पशन इज द वर्ड, यू नो, लिटरली 5th बुक यही होनी चाहिए, कंजम्पशन। क्योंकि जहाँ कंजम्पशन होता है वहाँ प्रॉस्पेरिटी होती है। और जियो इज अ कंजम्पशन इनेबलर, राइट। लोएस्ट टैरिफ इन इंडिया, यूट्यूब बिगेस्ट चैनल इन इंडिया, बिगेस्ट टीवी चैनल इन वर्ल्ड नाउ, राइट। कैसे हो रहा है? बिकॉज ऑफ जियो। ये चैनल कैसे लोग देखेंगे? बिकॉज ऑफ जियो या मोबाइल। बट देन ये जो आपने बात कही कि लोएस्ट टियर में भी इंटरनेट पहुंच गया, करेक्ट। अब आपको एज अ गेम डिजाइनर, एज अ गेमिंग कंपनी, आप जब गेम्स डिजाइन करोगे, वुडंट इट बी डिफिकल्ट फॉर यू कि अब इंडिया में इतने सारे स्टार्टर्स हैं, सबके लिए आपको उनका माइंडसेट ध्यान में रखते हुए गेम्स बिल्ड करने पड़ेंगे? एक्चुअली नायका का एग्जांपल देख लो, और आप ये फॉर एग्जांपल मंत्रा का एग्जांपल ले लो। ऑनेस्टली उल्टा है, जो एस्पिरेशनल इंडियन है वो ग्लोबल सिटीजन है। आज कोई भी लड़की टियर Z सिटी में भी उसको वही जीन्स पहनी है जो बॉम्बे की लड़की पहन रही है, तो व्हाट्स द बिग डील? हम लोगों की डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है 1.3 बिलियन में 700 मिलियन पीपल आर बिलो 30। आप मुझे एक टीनेजर पकड़ो, एक रूम में टीनेजर्स को मिक्स कर दो, और आप चैलेंज यू टू टेल मी, एंड यू टेल देम by choosing what they want to wear, I challenge you to tell me the city they are from. You can't choose. Correct. That is the beauty of India. The demographic dividend it is good. जापान में आप नहीं कर सकते हो। 65 ऊपर एक डेमोग्राफिक, 85 एंड ऊपर एक डेमोग्राफिक, 100 के भी ऊपर एक डेमोग्राफिक, 10 to 20 very low demographic. So how can you do it for different demographics? India is universal demographic. Okay. एंड आपने एक बात कही कि कंजम्पशन इंडिया में शायद गेमिंग का अब भी उतना नहीं है जो आने वाला है। करेक्ट। कोई एक एग्जैक्ट आपको इन टर्म्स ऑफ इयर्स नंबर पता है कि कब आएगा ये जो बूम है? एक्चुअली ना 2-3 चीज़ें होती है। एक शोले मोमेंट, मैं शोले बोलता हूँ, अभी हमारे व्यूअर्स को शोले नहीं पता होगा, बट एक ऐसा मोमेंट होगा, बिग बॉस मोमेंट ले लो या जो भी रेलिवेंट मोमेंट है, जो रीडिफाइन करेगा गेमिंग को। अगर PUBG था बट वो बहुत बेचारा पिट गया वो अप डाउन के कारण,
तो एक दो गेम्स अगर ऐसे आएंगे जो पूरी रामायण मोमेंट ले लो, शोले मोमेंट ले लो, या दुल्हनिया दिलवाले ले जाएंगे, जो भी वो मूवी है, तो अगर एक मोमेंट आएगा तो फिर वो लोग उसके ऊपर यूज़ करेंगे. अगर वो नहीं आया, आई थिंक जेन जी जो है उनके जो एंटरटेनमेंट चॉइसेस हैं वो काफ़ी चेंज हो गए हैं. लाइक पॉडकास्ट, लाइक वीडियोस, दे आर नॉट स्टक ऑन टीवी. तो टीवी का जब डिमाइस होगा फुल्ली, तो चैनल्स जो अभी हमारे 3-4 हैं, जब वो भी एक चैनल ही बन जाएंगे यूट्यूब पर, सॉरी मैं थोड़ा पेसिमिस्ट हो रहा हूँ, तब ये समझ में आ गया कि यार अभी कंजम्पशन यूनिवर्सली चेंज हो गई है. बट गेमिंग तो एनीवे इज बिकम सो पॉपुलर ऑन मोबाइल. इंडिया बाय द वे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डाउनलोड मार्केट ऑफ एंड्रॉयड गेम्स इज इंडिया ऑलरेडी because of the numbers. Right. So technically we are the largest gaming country. Economically we are the poorest gaming country. We are not spending as much. Yeah, so that will happen. Okay. How will you make people spend यहाँ पे? I think एक तो जब गेम्स इंडियन और टॉपिकल मिलेंगे, जैसे हमारे इंडियन फैशन स्टाइलिस्ट में लोग खर्चा करते हैं लहंगे के लिए, मेहंदी के लिए, अब हम और टाइप के इंडियन ज्वेलरी बना रहे हैं. Okay. तो ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि हम ट्रायल देख रहे हैं कि कब इंडिया कन्वर्ट होगा. ये एक हमारा एमडीपी बन रहा है. Okay. एक्चुअली कमर्शियल प्रोडक्ट में भी एमडीपी के एग्जांपल्स हो रहे हैं. Okay. कि किसके लिए लोग जूड़ा के लिए देंगे क्या, मेहंदी के लिए देंगे क्या, बहुत इंडियन काइंड ऑफ थिंग्स हम बना रहे हैं. तो जब एक मज़ा आएगा लोगों को कि यार मैं अगर OTT के लिए 150-200 रुपये दे सकता हूँ महीने की, तो गेमिंग के लिए क्यों नहीं. बस एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है. राइट. अभी कितना है, मतलब व्हाट इज द हाईएस्ट अमाउंट जो लोग पे करते हैं आपके गेम्स में? यूएस में तो वी गेट एनीवेयर फ्रॉम $30, $40. so आप समझो 3 से 4 हज़ार रुपये पर कंज्यूमर, टॉप एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम. ओके. एंड ये किन चीज़ों पे स्पेंड कर रहे हैं एग्जैक्टली? ऑल द वर्चुअल एसेट्स, क्लोथ्स, कार्स, अनलॉक्स, नो एड्स. एड्स लोगों को यूट्यूब यूट्यूब कैसे परेशान करते हैं, दन ऐड देता है, फिर बोलता है टायर्ड ऑफ एड्स, irritating ads. Yes, Spotify भी इसका एग्जांपल है. No ads. तो आई थिंक स्वीट स्पॉट हमारा है $4.99, $5. so $5 का मतलब है 400 रुपया. ओके. इंडिया में 30 रुपया भी मिलना बहुत मुश्किल है. अच्छा, इतना डिफरेंस है? बहुत मुश्किल. क्योंकि अपनी परचेसिंग पावर पैरिटी है ना. PPP, व्यूअर्स शुड नो व्हाट PPP is. दे शुड गूगल PPP. तो PPP का मतलब क्या होता है कि यार 10 रुपये में यहाँ पर क्या मिलता है वो हम देखते हैं. सॉफ्ट ड्रिंक मिलती है क्या, वो छोटा कोक मिलता है क्या, तो फिर उस हिसाब से लोग पैक करते हैं. यार 10 रुपये में अगर मेरे को कोक मिलता है तो मैं क्यों डालूं. राइट. ओके. सो लेट्स गो बैक टू वन मोर थिंग, जो आपके अपने को फाउंडर की बात की थी. अब इंडिया में यूजुअली लोगों का माइंडसेट ये होता है कि पार्टनर्स कभी नहीं रखने चाहिए. पता नहीं ये अब माइंडसेट क्यों होता है, बट मैंने भी अपने घर पे कई बार सुना है जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस है जिसमें मेरे चाचा जी है या मेरे फादर, मैं बताऊंगा आपको क्यों होता है ये माइंडसेट. सो ये मैं वही पूछना चाहता हूँ क्यों होता है. क्योंकि ओनरशिप जो पुरानी बिजनेस थी ना वो एसेट हेवी थी. ओके. एसेट हेवी मतलब क्या है, मेरी फैक्ट्री, मैंने पैसे लगाकर फैक्ट्री बनाई, मैंने पैसे लगाकर एक होटल बनाया, मैंने पैसे लगाकर एक क्या बोलते हैं एक रोड बनाई जिस पर टोल आएगा. तो जो एसेट हेवी बिजनेस होते हैं तो जो कैपिटल होता है वो ओनर बनता है. तो मैं क्यों भागीदारी दूं आपकी. बैंक को तो मैंने कर्जा दिया है, कर्जा मैं चुका दूंगा. पार्टनर का मतलब है मैं बनाए एसेट में आपको भागीदार बना रहा हूं. आज की बिजनेस में देयर इज नो एसेट, इट इज ऑल माइंड. राइट. तो अगर मेरा मार्केटिंग पार्टनर चला गया, फाइनेंस पार्टनर चला गया, तो मैं क्या करूंगा. दैट इज व्हाई अभी भागीदारी. ओके. सो द वर्ल्ड हैज चेंज्ड उस पर्सपेक्टिव में. इट इज ऑलवेज एसेट लिंक्ड. ओके. वाई डू यू थिंक भारत में, मतलब इंडिया में कभी रामायण या महाभारत इनके ऊपर गेम्स बने क्यों नहीं? क्योंकि यार इंडियन यूथ जो है ना वो कहानियाँ सुनते हैं, भूल जाते हैं. मतलब कहाँ आप अपने शाम को अगर आप सैटरडे नाइट को मिलोगे तो आप बॉलीवुड की बातें करोगे, एक्टर्स की बात करोगे या रामायण की. स्पिरिचुअलिटी ऑलवेज हैज बीन फॉर ओल्डर पीपल. ओके. रामायण एंड महाभारत इज ओल्ड स्टोरीज. तो वाई क्यों इंटरेस्ट करेगा मुझे इसमें. कौन सा एंटरटेनमेंट है, कौन सा यू कैन फिल इन द एडवर्ब्स, कौन सी चीज़ है उसमें नहीं है. जो मेरे को इंस्टाग्राम में जो कौन ने क्या एयरपोर्ट पर पहन कर क्या दिखाया वो मेरे को देखना है.
बट देन आपके प्लेटफॉर्म पे जो स्टोरी बेस्ड गेम्स है वो चलते हैं बहुत. करेक्ट. आई एम गेसिंग महाभारत रामायण कैन बिकम लाइक गुड स्टोरी बेस्ड टॉपिक यार हमारे गेम्स में 7 डे बॉयफ्रेंड. अच्छा. अरे बाप रे. किस मैरी किल. लड़की ने शादी करी, मारा, पैसे हड़प कर लिए. वैम्पायर इतने चलते हैं हमारी गेम्स में. लोगों को वैम्पायर से शादी करनी है, उनके साथ बिजनेस चलाना है, उनको कत्ल करना है. वैम्पायर. ओके. तो भाई वैम्पायर तो बड़ी मज़ेदार चीज़ है ना. लाइफ में मिलेगा नहीं कभी. आप मिले हो वैम्पायर से कभी? तो फिर प्रॉब्लम है. तो वैम्पायर को गेम में खेलो आप. ओके. तो व्हाट यू डोंट गेट यू वांट यार. जो आपके पेरेंट्स ने और दादा दादी ने घुस कर आपको मार कर सुनाया है, वो वहीं रहने दो फिर. ओके. बट देन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक गेम ऑफ थ्रोन्स का भी गेम है विच इज स्टोरी बेस्ड गेम जैसा ही है. व्हाट इफ लाइक वी कन्वर्ट महाभारत और रामायण इनटू समथिंग लाइक बट गेम ऑफ थ्रोन्स का कंटेंट देखो ना, इट्स द ट्रू. आप अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ी देख सकते हो. करेक्ट. हाँ. रामायण तो पेरेंट्स दिखाएंगे आपको आपके साथ बैठकर. तो आई थिंक सब्जेक्ट या कंटेंट पहले मैटर करता है, नॉट फॉर्म फैक्टर. ओके. स्क्विड गेम्स वर्ल्ड में पॉपुलर हो गया, वियर्ड प्रोग्राम. तो इट इज नार्कोस सब लोगों ने देख लिया, राइट. ब्रेकिंग बैड सब लोगों ने देख लिया. अभी ब्रेकिंग बैड कोई, यू डोंट हैव टू टेल समवन ब्रेकिंग बैड क्या है. वियर्ड है ना. इट्स कॉन्सेप्चुअली वेरी डिफरेंट. नो ज्ञान, नो लेक्चर. दैट इज वाई मैं एजुकेशन में कभी नहीं गया. मैं वो नहीं समझता हूँ. ओके. तो आप किसी को पढ़ाने की कोशिश करोगे तो वो भाग जाएंगे. एंटरटेन करने की कोशिश करोगे तो वो खुश रहेंगे. राइट. ये जो कहानियां हैं इनमें ज्ञान ज़्यादा है, एंटरटेनमेंट कम है. ओके. आई वांट टू टॉक अबाउट जो आपके नंबर्स है. फर्स्ट एक चीज़ जो मैं जानना चाहता हूँ, इंडिया में कौन से एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा लोग डाउनलोड कर रहे हैं गेम्स? 13 to 18 would be core TG. Okay. 18 to 22 would be the tertiary TG. उसके बाद तो it's just random. Okay. By the way, I downloaded 3 of your games last night. I have been playing. मतलब आज भी कैब में आता था, I was playing those games. आप बहुत गहरे इंटरव्यू हो. बुक पढ़ी, प्रोडक्ट देखा, प्रोडक्ट कंज्यूम करा. No, so the thing I'll tell you कि मैंने क्यों किया. मुझे एक्चुअली जानना था बिकॉज टू बी वेरी फ्रैंक, जो रेसिंग वाले गेम्स होते हैं वो हम सब ने खेले. पार्किंग वाले गेम्स उसी में थोड़ा नीच डाउन हो जाता है. तो मैंने कभी पार्किंग वाले गेम्स खेले ही नहीं थे. तो आई वांटेड टू सी कि ऐसा क्या है जो लोगों को इतना हुक कर रहा है. एंड फ्रॉम देयर आई वांट टू आस्क यू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज फ्लॉपी बॉल. एक ऐसा गेम जो सेंस ही नहीं बना था बट इतना चला. उसको कभी हमने इंडिया में या अपने उस तरह के गेम्स बनाने की कोशिश क्यों? करेक्ट. तो पार्किंग गेम्स इसलिए चल रहे हैं क्योंकि वो डिस्गाइज्ड गेम है आपको ड्राइविंग लाइसेंस पाने का तरीका बताने के लिए. आपने आपके बुक में मेंशन भी किया कि यूएस में कुछ डीएमवी लाइसेंस टेस्ट. राइट. हाँ. तो वही हमने पार्किंग नहीं आती थी वो लोग सीख रहे थे. करेक्ट. और हर रोड साइन का यूएस में आपने जैसे डोनट साइन नहीं देखा होगा, यू नो यील्ड साइन नहीं पता. इंडिया में यील्ड नहीं दिखता है. तो वो सब साइंस है वहाँ पर. और एक्चुअली इस बार मैं यूएस में था तो मैंने ड्राइविंग करी काफ़ी एलए में. 100 200 500 माइल मैंने चलाई होगी. एवरी रोड साइन मैंने देखा. जो मैं मानने के लिए रेडी नहीं था, फॉलिंग रॉक्स अहेड. तो मैं बोलता था यार कैसे फॉलिंग रॉक्स कहाँ मिले. बॉम्बे में कौन से रॉक्स फॉल होंगे यार. एक्चुअली वहाँ फॉलिंग रॉक्स. अच्छा. हाँ. ओके. हर एक चीज़ होती है वहाँ पर. एक डस्ट स्टॉर्म से एक वो आता है कैसे गोल घूमने वाला, एक वो राजस्थान में बहुत होता है. वो उसका रोड साइन है. लास्ट में एक मज़ेदार बात बताऊंगा. एक रनवे ट्रक का रोड साइन है. अगर आप ट्रक चला रहे हो यूएस में, चला रहे हो, और अगर ब्रेक्स फेल हो गए तो एक रैंप मिलता है जहाँ पर आपकी गाड़ी को आप ले जाओ, वो अपने आप यू नो रैंप के कारण वो बंद हो जाती है. Okay. तो मैं बिलीव ही नहीं कर सकता था कि ऐसे हो सकता है. लिटरली मैंने 3 देखे इस बार. Wow. तो कमिंग बैक, ड्राइविंग गेम्स तो आपको शिक्षा देती है कैसे करना चाहिए. तो दैट इज वाई दे आर पॉपुलर. अब आपने पूछा था कि फ्लॉपी बर्ड. तो एक्चुअली फ्लॉपी बर्ड का जो फिलॉसफी है बहुत सिंपल है. अगर मैं आपको एक टास्क दूं कि आप यू नो ये समझो मैं आपको एक बॉटल दूं और उसकी एक कैप दूं और आपको मैं बोलूं कि यार इसको आप बंद करो. आप बोलोगे आलोक यार बहुत ईजिली बंद हो सकता है. अब मैं आपको बोलूं कि मैं बताऊंगा नहीं कौन सी डायरेक्शन में कैप को बंद करना है. आप ट्राई करो और एक ही अटेम्प्ट मिलेगा. अरे यार समझ में नहीं आया. अब आप फिर से ट्राई करोगे बट कैप की डायरेक्शन चेंज हो गई लिटरली. और एग्जांपल देता हूँ मैं. टेक अ कॉइन एंड गिव मी 5 हेड्स. यू विल से ठीक है.
अब आप खेलते चले जाओगे। तो जब आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल रखते हो कि भाई मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ सक्सेस के लिए, यू कीप ऑन ट्राइंग। फ्लैपी बर्ड वाज दैट वन। ओके, बिकॉज फ्लॉपी बर्ड वाज वन गेम जो मैंने शायद अपने लाइफ में सबसे ज्यादा खेला और मुझे पता भी नहीं कि मैं क्यों खेल रहा हूँ। क्योंकि आपको लगता है कि मैंने भूल करी, मेरे को उस गैप में निकलना चाहिए था, अब मेरे को धीरे बर्ड को लेकर। तो आप अपने आप को बेटर कर रहे थे बार बार। दैट इज, इट वाज नॉट अ गेम, इट वाज अबाउट बेटरिंग योरसेल्फ। ये यही था कि आप अपने आप को टेस्ट कर रहे थे कि मैं कितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकता हूँ। फ्लैपी बर्ड वाज जस्ट एन एग्जांपल। ओके, आपने इस कॉन्वर्सेशन के स्टार्टिंग में एक बात कही थी भगवत गीता वाली, एफर्ट्स पे इतना, मतलब आप सिर्फ एफर्ट्स करो एंड फ्रूट पर ध्यान मत दो। फ्रूट पे ध्यान मत दो। आफ्टर मतलब गूगल सर्च करते हैं आलोक केजरीवाल नेटवर्क, तो $100 million का कुछ वो दिखाता है। आई होप आई वोंट आस्क यू इफ इट्स ट्रू और नॉट, बट $100 million नेटवर्क। उसके बाद में एफर्ट्स के बारे में, फ्रूट्स के बारे में नहीं सोचना, ये इजी हो जाता है या हार्ड हो जाता है? नहीं, एक्चुअली वो नंबर्स जो होते हैं ना, वो तो इंसिडेंटल होते हैं। आप डे टू डे एग्जाम्पल लो, इसका मैं 2 एक्सप्लेनेशन दूंगा एंड देन लोगों को समझ में आ जाएगा। लेट्स टेक द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन कि एक्सपेक्टेशन जो ये इसकी जो 247 है ना, उसकी बहुत गलत इंटरप्रिटेशन है। ये होता है जब वर्ड्स आ जाते हैं ना वर्ल्ड में, तो वो हमेशा मिस इंटरप्रेट होते हैं। अगर आपको मैं बोलूँ कि आप एफर्ट करो और उसकी फ्रूट्स की एक्सपेक्टेशन मत करो, तो आप बोलोगे आलोक का बेवकूफ़ हो, कोई नहीं करेगा। करेक्ट। एक्चुअली एक्सप्लेनेशन नंबर 1 जो रियलिस्टिक है वो ये है कि आप उसके बारे में सोचते रहो मत, क्योंकि आप कर ही नहीं पाओगे। एग्जाम्पल फुटबॉल, आपको लगता है फुटबॉल अच्छा लगता है, हम लोगों ने मैच खेलना चालू किया, मेरा काम है गोल में बॉल को किक करना, गोल इज द रिजल्ट। अब मैं मेरे आइज को बॉल पर रखूंगा, अगर मैं बार बार गोल को देखूंगा तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। दैट इज द फर्स्ट एक्सपीरियंस। अगर आप बार बार रिजल्ट की तरफ देखोगे तो आपका कुछ होएगा ही नहीं। डीपर मीनिंग, ये थोड़ा स्पिरिचुअल है, व्यूअर्स को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे वो उनके ऊपर है। हमारी ऑडियंस बहुत स्पिरिचुअल है, तो बहुत अच्छा है ये। द वर्ड इज कि आप एफर्ट करो, राइट ऑफ फ्रूट इज माइन, कृष्णा सेज, यू हैव नो राइट ऑन द फ्रूट। अब ये बहुत अलग चीज़ है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको मैं बोलूं कि यार ये जो चेक है ना, आप ये मेरा चेक प्लीज लेकर इस बैंक में डाल दो, और आप बोलेगे मेरे बैंक में तो पैसा आया नहीं, तो आप बोलेगे यार व्हाट आर यू मैड अबाउट, राइट कौन, मेरा तो काम था आपको मेरे बैंक में डालने के लिए, आपने कहाँ से राइट ले लिया। तो ये जो मीनिंग है, कृष्णा है सेइंग कि यार आप करते रहो, राइट ऑफ फ्रूट मेरा है। इसका मतलब है कि काम भी मैं कराऊंगा, फ्रूट भी मैं दूंगा। थोड़ा एक्सेप्ट करने के बाद बहुत शांति मिल जाती है कि मतलब जो भी काम कर रहा हूँ मैं ऑर्डर से कर रहा हूँ और उसका रिजल्ट मेरे को ऑर्डर मिलेगा। यही 2 एक्सप्लेनेशन है। तो आपने जो नेटवर्क की बोली, अब वो यार वो तो सब नंबर्स हैं, इंसिडेंट्स हैं, आते हैं जाते हैं। अपना जो एफर्ट है उसमें जो रस आता है, जो एफर्ट में जो मज़ा आता है, उसी में तो अपने को लाइफ बितानी है ना। अगर बैंक में XYZ भी है तो खाऊंगा भी नहीं, पीऊंगा भी नहीं, तो मर कर चला जाऊंगा, तो लोग मेरे बच्चे के बच्चे उसको खा पी जाएंगे, तो मुझे क्या फ़ायदा। इंजॉय कितना कर सकते हो आप, एक्सेल शीट याद रखना। तो मोटा मोटी इट इज़ ऑल अबाउट एफर्ट। एफर्ट में जो प्लेजर है ना, वो और कोई चीज़ में नहीं है। कभी रिटायरमेंट का सोचा है फिर आपने? यार रिटायरमेंट का मतलब ही एक ऑड होता है ना। रिटायरमेंट मतलब क्या हुआ कि आप या तो बोलो कि यार ये काम मत करो, कुछ और करो। वो बहुत सोचता हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग बहुत जगह चलता रहता है। घर पर बैठकर आप बैठोगे कि चलो जी नेटफ्लिक्स देखो रिटायर होकर, तो मैं नेटफ्लिक्स वालों को फिर मैं बहुत सारी PPTs भेज दूंगा कि आप ऐसे बेटर कर दो प्रोडक्ट को। तो क्रिएटिव प्रोडक्ट माइंड कभी नहीं रेस्ट कर सकता, और होना भी नहीं चाहिए। ट्रू। हमारे गुरुदेव हैं श्री रविशंकर, बोलते हैं 100 ईयर्स तक आप जियो और 100 ईयर्स तक सेवा साधना सत्संग करो। तो ये हमारा काम है ना। अगर हम ह्यूमन हैं तो वी हैव टू कंट्रीब्यूट ना। राइट, माइंड हमेशा चलते रहना चाहिए। हाँ, और कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ओके, नॉलेज वर्सेस एग्जीक्यूशन क्या इंपॉर्टेंट है? ऑलवेज एग्जीक्यूशन, ऑलवेज एग्जीक्यूशन। कि नॉलेज तो टेक्स्ट बुक्स में भी है। अभी आप टेक हिस्ट्री ले लो आप, आई टॉक अबाउट इट फॉर अ सेकेंड। सबसे
मिसअंडरस्टूड टॉपिक होता है। बहुत बार होता है अरे यार हिस्ट्री का क्या फ़ायदा, XYZ मैंने पढ़ा था। तो मैं बोलता हूँ आई थिंक मे हिस्ट्री, आई होप आई एम नॉट रॉन्ग, कोई मुगल राजाओं ने अपने फादर को जेल कर दिया। अरे मैं वो बात यार ये मैं क्या पढ़ूँ। अब भैया ये प्यूटिन ने यही किया है, अपने सब बंदों को जेल कर दिया। हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ। तो एग्जीक्यूशन का मतलब है नॉलेज को याद रखकर एग्जीक्यूट करना, दैट इज एग्जीक्यूशन। आप अगर किसी को दबाओगे, किसी को ढकोगे, वर्ल्ड में जब भी आप लोगों ने किसी को रिप्रेस किया है तो ऑलवेज देयर इज बैकलैश। अब इजराइल हमास सेम प्रॉब्लम। तो हिस्ट्री टीचेस, हिस्ट्री इज नॉलेज बट एग्जीक्यूशन इज हेल्प। I think so. Knowledge without execution is just hallucination. वही ना, हेलुसिनेशन, थियरी, क्या फ़ायदा होता है। अगर आपको मैं बोलूँ नॉलेज है भैया कि जाग अगर आप हाथ में डालोगे तो लग जाएगी, अब बोले हाँ बहुत बहुत अच्छा है, एग्जीक्यूशन में आप भूल गए तो जल जाओगे। राइट, ओके सर। आपने और MKG ने मिलके एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बनाई जिसका नाम है इनविजी एड्स, जिसके बारे में मुझे बुक से पता चला। ये क्या है एग्जैक्टली, क्या कहा? एक्चुअली पायरेसी जब हमारी गेम्स में आई, पायरेसी सब जगह है। पायरेसी एक कॉमन प्रॉब्लम है और एक यूनिवर्सल फैक्ट है। मतलब यू नो इट्स लाइक सेइंग कि आज मंदिर में कोई भी इंडियन जाता है तो घंटी बजाएगा। राइट। अब आप नहीं बोल सकते क्यों घंटी बजाई, घंटी नहीं भी है तो कहीं ढूंढ ढांड कर बजा देगा। हाँ, वो हाथ तो हमेशा ऊपर जाता ही है। तो मैं बोलता हूँ पायरेसी तो वो मंदिर की घंटी है, वो तो बजेगी बजेगी। अगर आप डिजिटल काम करोगे तो होने वाला है। अब आप बोलो अरे यार ये लेट मी रिफेस, अरे ऐसे नहीं होना चाहिए था, लोग कुछ भी बोलते हैं कुछ भी करते हैं, तो अब उसका फ़ायदा क्या निकाला जाए। तो हमें स्पिरिचुअल माइंडेड हो या पॉजिटिव माइंडेड हो, हमने बोला यार हर प्रॉब्लम में एक फ़ायदा हो सकता है। एवरी ऑब्स्टिकल हैज़ अ सोल्यूशन। तो रादर देन उसको फाइट करो, लोगों को डांटो डपटाओ थ्रेटन करो, हमने कहा पायरेट्स का फ़ायदा क्या है, वाई नॉट वॉट। वॉट इज़ द प्रॉब्लम, वाई, क्योंकि उनको इकोनॉमिक फ़ायदा होता है। वो गेम्स को पायरेट कर कर अपनी साइट्स पर दिखाते हैं और पैसे कमाते हैं, और कोई उनका मतलब नहीं है। वो हमें गरीब नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप को अमीर कर रहे हैं। राइट। तो ठीक है जी, ये अच्छी बात है। तो मतलब हमारे गेम्स को लेकर और पॉपुलर बना रहे हैं। अब हम उनके भागीदारी कैसे बने? तो इनविजिबल ऐड है जो उनके गेम में, हमारे गेम में, उनकी गेम की साइट पर चला गया, छुपा रहा 8 घंटे तक। वो अब उस पेज को भूल गए क्योंकि और चोरी में निकल गए। भाई आप तो डेली उठकर शोज रिकॉर्ड करते हैं, वो डेली उठकर चोरी करते हैं, उनका काम वो है। अब जो पुराना पेज था एक दिन पुराना, वहाँ पर ऐड चालू हो गया, तो हमें भी फ़ायदा हो गया, उनको भी फ़ायदा हो गया, हमारा नेटवर्क बढ़ गया। इनविजिबल ऐड विच इज़ इनविजिबल बट बिकम्स विजिबल। आई थिंक सो ये अपनी ग्लोबल इन्वेंशन था ये, करेक्ट, एंड इट वाज अ वेरी वेरी बिग सक्सेस फॉर अस। एंड इफ आई रिमेंबर करेक्टली, ये जो इसका इनसाइट था वो आपको मेडिटेशन करते वक्त मिला? बिल्कुल सही है। हमेशा मैंने इसलिए बोलता हूँ, जब आप शांत मन से रहोगे तो बहुत सारी आइडियाज़ जो आपके घर के बाहर खड़ी हैं, आपके घर में एंटर करने के लिए, फिर वो नॉक करेंगी। अगर समझो मैं बताऊं, आप मेरे घर में आओ और घर में आप बहुत ज़ोर शोर आवाज़ें सुन रहे हैं, बर्तन कोई फेंक रहा है, मतलब यार आलोक लड़ाई कर रहा है, या आप मेरे ऑफिस में आओ, कैबिन के बाहर खड़े रहो एंट्री करने के लिए, वुडन कैबिन है डोर, तो आपको दिख नहीं रहा, और चिल्ला रहे, चिल्लू हो रही है, अब लेकर अभी तो नहीं जाता हूँ, बॉस क्या मुझे फायर कर देगा। शांति है, कुछ आवाज़ नहीं आ रही है, यार आलोक है क्या, धीरे से आप आवाज़ खेलोगे, आलोक बैठा है, बोले कम, आप जाओगे, you'll give him an idea, that is meditation. Quietening the mind for other ideas to come and present themselves. Okay. Do you think spirituality ने आपको सक्सेस पाने में हेल्प की है? 110%. Without spirituality आपको लगता है आप यहाँ तक पहुँच पाते? Nowhere. Okay. Because spirituality is a part of DNA. Without spirituality ना आदमी और एनिमल में कोई फ़र्क नहीं है। एक्चुअली समटाइम्स एनिमल्स आर लकी, उनको सैड होने की प्रॉब्लम नहीं है। राइट। तो हमें एक तो कर्स है हमारी माइंड का कि हम सैड बहुत जल्दी हो जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी टूल है कि हम कर सकते हैं। डॉग को आप नहीं बोल सकते हो कि आप स्पिरिचुअल बन जाओ। डॉग के स्पाज में जो जाते हैं तो वो ओनर अपने आप को स्पाज ट्रीटमेंट कर रहे हैं वर्चुअली बाय गिविंग डॉग स्पा। तो दैट इज स्पिरिचुअलिटी ओनली इन वन वे। वो उसके थ्रू खुश हो रहे हैं। ओके। हाँ, डॉग की माइंड में, डॉग ने कभी स्पा देखी नहीं अपनी लाइफ में बेचारे ने, तो आप खुश हो रहे हो उसके थ्रू। स्पिरिचुअलिटी है वो।
ओके बुक में आपने एक लाइन मेंशन की है विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि अगर कोई इंसान आपकी बुक पढ़ रहा है गेमिंग को लेकर, जैसे गेमिंग में इंटरेस्ट है, जैसे आपके तरह एक गेमिंग एम्पायर बिल्ड करना है, यू हैव सेड इन द बुक गेमिंग इज लाइक क्विक सैंड, इफ यू स्टैंड इन इट फॉर टू लॉन्ग यू विल पेरिश। इसका क्या मतलब होता है? क्विक सैंड होता है ना रेत पे जो गेमिंग एक फॉर्मेट है एंटरटेनमेंट का जो कभी भी आपको गारंटीड कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं देगा। क्यों? एग्जाम्पल फ्लॉपी बर्ड फ्लॉपी चला, सब लोगों ने खेला, कहाँ है, एकदम से गायब हो गया, वैनिश हो गया। वही क्विक सैंड। आप खड़े रहे, उस बंदे ने ये समझ में नहीं आया, फ्लैपी बर्ड बनाया, फ्लैपी क्रो, फ्लैपी पिजन, फ्लैपी एरो, फ्लैपी कार, सब बनाना चाहिए था। तो वो स्थिर हो गया, स्टेबल हो गया, मर गया। एंग्री बर्ड्स खेलते थे अपनों। हैव यू प्लेड एंग्री बर्ड्स इन लास्ट 6 months? नो, नेवर। सेम प्रॉब्लम। कैंडी क्रश का भी यही हो रहा है, इट्स फेडिंग अवे। तो गेमिंग में ना वैरायटी, वेलोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट इनोवेशन एंड आइडिया, वैरायटी एंड वेलोसिटी। तो नेटफ्लिक्स का यही है, नेटफ्लिक्स इज ए क्विक सैंड। एक दिन उन्होंने शो नहीं दिखाया, 1 महीने, जब वो नेटफ्लिक्स के ओनर बोले यार 1 महीना ना आप लोग छुट्टी मनाते हैं यार, छोड़ो यार, गोली मारो यार, डब्बा बंद हो जाएगा बॉस। ओके, बट अगर आप फ्लैपी बर्ड बनाते, अगर आप बनाते तो क्या आपको लगता है तो भी वो इसी तरह से वैनिश होता है, या आपके कुछ और प्लान्स होते उसको लेके? नहीं, कोई का भी, हमारा पार्किंग फ्रेंजी इतना बड़ा गेम हुआ, अभी उसके बाद तो मेरे पास कोई गेम नहीं है जो नंबर 1 हो गया यूएस में। उसकी जो फॉर्मेट थी वो बंदा भूल गया, क्योंकि उसको शायद या तो वो 1 man गाय था, उसको इतना मनी मिल गया कि वो रिटायर हो गया, देन वी कैन नॉट ब्लेम हिम। बट अगर उसने, एक चीज़ है मैं एक इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, पोस्टमार्टम एंड प्री मॉर्टम। एवरीबडी नोज पोस्टमार्टम। इंडिया में बड़ी क्राइम की, अरे पोस्टमार्टम देखते हैं क्या? CID। प्री मॉर्टम होता है बिफोर डेथ, पोस्टमार्टम होता है आफ्टर डेथ। तो प्री मॉर्टम का मतलब क्या होता है, डेथ को अवॉइड करने के लिए क्या कारण हो सकते हैं। तो अगर ये बंदा बोलता कि ये तो सक्सेस हो गया, अब इसकी पोस्टमार्टम थी, ये वो थी, अब मैं इसको रेप्लिकेट कैसे करूँ, इसकी फॉर्मूला कैसे बनाऊँ, रेसिपी कैसे बनाऊँ, तो फिर वो बोलता है कि मेरे को एक गेमिंग कंपनी में अभी ये 4 टाइप के वेरिएशन चाहिए, तब वो सक्सेस होता। एंड जेटपैक जॉयराइड, right? There's a game that is that only. It's Flappy Bird only, in a more slick way. Correct. With the guy with the jetpack, right? So there are people who have copied him. Jetpack Joyride is successful now. 10 साल से वो गेम चल रहा है, right? तो लोगों ने करा है। Okay. हाँ, प्रिंस ऑफ पर्शिया वही था। हाँ, थोड़ा मोर डिटेल था। प्रिंस ऑफ पर्शिया अभी भी चलता है, क्योंकि अरे यार फ्लैपी बर्ड की अगर आप सीजन निकाल देते हैं, फ्लैपी बर्ड इन ताइवान, फ्लैपी बर्ड भैया अभी ना वो मैंगलोर के जंगलों में घूम रहा है, फ्लैपी बर्ड सबवे सफर क्या करता है, बार स्किन निकालता है। GTA भी सेम थिंग है बॉस। तो कुछ तो आपको लाना पड़ेगा ना। ओके, बट आपकी आई थिंक सो चैप्टर 16 में यू हैव मेंशन कि गेम्स टू विन उस टाइम पे जब स्टार्ट हुआ था, या फोन्स में जब आया था उस टाइम पे अराउंड 2 गेम्स पब्लिश कर रहा था मंथली। अभी इज इट द सेम? नो, नॉट एट ऑल। ओके, हम लोग 2 गेम साल में भी नहीं पब्लिश कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि 5 गेम्स है हमारे मेन गेम्स, उनकी हम 2 अपडेट्स करते हैं हर महीने ईच गेम। तो 8 to 10 अपडेट्स होते हैं हर महीने, ये हर गेम के। तो 120 गेम्स वी आर अपडेटिंग। ओके, हाँ, तो अपडेट इज बिगर और इक्वल टू अ गेम नाउ। तो बहुत भयंकर यहाँ पर एक वेलोसिटी है, वही क्विक सैंड है कि हम 120 तीर डेली हर महीने निकालते रहते हैं, हर साल, राइट? नॉट 1, नॉट 2। एज अ पर्सन एंड एज अ सीरियल एंटरप्रेन्योर, आप खुद को रीइन्वेंट कैसे करते हो? आई थिंक रीडिंग से ना पूरी दुनिया अपने कब्जे में आ जाती है। I've seen आप काफी बुक रिव्यूज भी पब्लिश करते हो। मैं 1 बुक हर हफ्ते में ऑलमोस्ट ट्राई करता हूँ। व्हाट्सएप चैनल yesterday, अच्छा, so I saw few reviews वहाँ पे। तो रीडिंग से क्या होता है, दुनिया के बारे में पता लग जाता है। मेडिटेशन से आप रिन्यू हो जाते हो विदाउट एनी एफर्ट, क्योंकि बहुत सारे फोर्सेस होते हैं दुनिया में जो आपकी मदद करने के लिए रेडी हैं, करेक्ट, बट आप उनको अलाउ नहीं कर रहे अंदर आने के लिए। तो मेडिटेशन। एंड थर्ड है लोगों को मिलना और लोगों से बात करना। आपसे आज भी मिला, मेरे को इतनी खबर आई। तो मिलने से ना बहुत काम होते हैं। तो अगर आप बस में हो, ट्रेन में हो, आप प्लेन में हो, तो कम से कम 3 राइट और 3 लेफ्ट से तो बात कर लो यार, राइट? 6 नई चीज़ें समझ में आएंगी। ओके,
एक आखिरी चीज मैं आपको पूछना चाहूंगा, मैं आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ योर नहीं, इट्स फन, आई हैव लर्नड अ लॉट अबाउट माय सेल्फ। बट एक चीज़ है जो मैं क्यूरियस हूँ बहुत जानने के लिए, क्योंकि आपने लाइफ में बिजनेस को लेके, गेम्स को लेके इतने सारे अप्स एंड डाउन्स देखे, एंड आपने हर वक्त उनसे टैकल किया, एंड समवेयर आई वुड से कि आपकी बुक पढ़ने के बाद में एटलीस्ट मुझे ऐसा लगा कि समवेयर आपको एक फोरसाइट था कि क्या आने वाला है या क्या आ सकता है एट दिस मोमेंट फॉर गेम्स टू विन। व्हाट डू यू थिंक विल बी द बिगेस्ट थ्रेट इन द कमिंग ईयर्स? आई थिंक ये जो ऑक्यूलस टाइप के जो डिवाइसेस हैं, मुझे नहीं पता कितने सक्सेसफुल होंगे, कितने पॉपुलर होंगे, बट वो स्टीव बामर ने आईफोन को बोलकर फू फू कर दिया था, अरे क्या है, कचरा है गेम, तो वो मैं कभी नहीं कर सकता। तो आई थिंक गेमिंग डिवाइसेस अगर आ गई दुनिया में जो एज पोर्टेबल एज मोबाइल हों, रिचर हों और मोर एक्सपीरियंशियल हों, वर्चुअल रियलिटी बट डिवाइस चाहिए ना, तो तब मैं उन पर अडेप्ट कर पाऊंगा कि नहीं मुझे नहीं पता। क्योंकि ये जो अभी फॉर्म फैक्टर है मोबाइल का, ये स्टैंडर्ड है, ये मतलब एक फिक्स्ड हो गया है। Correct. हम लोग बहुत डीप जा चुके हैं इसमें। अगर फॉर्म फैक्टर चेंज होगा तो प्रॉब्लम है। अगर ऐप स्टोर्स अपना कंडीशंस, लॉजिक चेंज करते हैं, क्योंकि दो ही स्टोर है दुनिया में जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एंड्रॉयड एंड आईफोन ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। आई डोंट सी एनी अदर रीजन। और अगर मोस्ट थ्रेट इज कि हमारे गेम्स को कोई वापस री इन्वेंट कर कर और बेटर गेम ले आए और वेलोसिटी ले आए, तो होने वाला है। बट मतलब एम्बेसडर और फिएट मोमेंट किसी के भी लाइफ में हो सकता है। जेट एयरवेज मोमेंट कैन हैपन टू एनीवन। तो अगर हमने कोई गलती कर दी, हमने ओवर एक्सपेंशन कर दिया, वी कैन डाई। सो वो कैलकुलेशंस हमेशा आपके माइंड में चलते रहते हैं। हाँ, 100% ना, दैट इज अ जॉब ऑफ सीईओ। सीईओ का काम ही होता है कि व्हाट कैन गो रॉन्ग। आप पहले जेफ बेजोस बोला ना पब्लिक मीटिंग में, Amazon विल गो बैंकरप्ट, तो लोग, धक्का लग गया लोगों को कि क्या, और बोला वन डे आवर जॉब इज टू पोस्टपोन इट एज मच एज पॉसिबल। अब हमारे इंडियन कल्चर में अशुभ कभी मत बोलो। उसने सबसे बड़ी मीटिंग अपनी लाइफ की अशुभ चीज बोलकर शुरू हुई, बट उसने कंडीशन डाली। तो उसके माइंड में यही है कि एक दिन तो मैं बैंकरप्ट होने वाला हूँ, कब होऊंगा मुझे नहीं पता। राइट। जेट एयरवेज आप कभी भी बोल सकते थे बॉस कि बैंकरप्ट होगा। राइट, ओके। बट एक चीज़ जो मुझे समझ में आती है, एटलीस्ट आपके बारे में ये कॉन्वर्सेशन करने के बाद में भी, बुक पढ़ने के बाद में भी, पहले आप कंप्यूटर वाले गेम्स में थे, एंड सडनली एक दिन पता चलता है आईफोन आ रहा है। करेक्ट। एंड यू हैव टॉक्ड अबाउट कि आपने वो बहुत फनी सा ईमेल भी लिखा था, जो आपने भेजा नहीं ऑफ कोर्स, बट लिखा था। करेक्ट। एंड फिर उसके बाद में आपने ट्रांसफॉर्म किया इनटू द मोबाइल फोन। करेक्ट। आई एम श्योर कि अगर VR में भी कुछ आता है या डिवाइसेस आ जाते हैं उसके, यू विल ट्रांसफॉर्म एंड आई होप। बट आपने बोला थ्रेट तो रहता ही ना। आज की डेट में मेरा थ्रेट इज माई सेल्फ। मैं इनोवेटिव हूँ क्या, मैं पुश कर रहा हूँ कि नहीं, मैं इन्वेंट कर रहा हूँ कि नहीं, मेरे कॉम्पिटिशन क्या कर रहे हैं। बट जब फॉर्म फैक्टर चेंज होता है, तो आप OTT ये ले लो ना यार, अब केबल टीवी, केबल खत्म हो गया क्योंकि वो डिश आ गया। अभी आप OTT ले लो, डिश का क्या हाल है। तो जब फॉर्म फैक्टर चेंज होता है ना, तो जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं वो अडेप्ट करने में, क्योंकि एसेट बिल्डअप होता है। सी ऑलवेज रिमेंबर दैट एग्जांपल, जो आपने फैक्ट्री की, जो मेरे एसेट्स हैं उनका मैं क्या करूं, दैट इज अ प्रॉब्लम। ओके, माइंड इज ओके, बट एसेट्स का क्या करूं। ओके, एट दिस पॉइंट $100 million नेटवर्थ, फ्यूचर में क्या करना है, मतलब डू यू एस्पायर टू मेक मोर मनी? नहीं, ऑफ कोर्स, बिकॉज सोसाइटी को मदद करना, गिव बैक करने के लिए पैसा चाहिए बॉस। आज देखो वॉरेन बफेट और ये मार्क जुकरबर्ग बिगेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट इन द वर्ल्ड है। पैसे से ही लोगों की मदद होती है। जब तक आप छापो नहीं, तब तक कुछ मदद होने वाली नहीं है। मतलब गरीब होने से किसी को भी फायदा नहीं हो रहा है ना, आपको गाली मिलेगी। तो पैसे तो बनाने चाहिए, बट एग्जाम्पल सेट करने चाहिए कि हाउ टू शेयर, हाउ टू गिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट। इंडिया में अभी भी मुझे नहीं मिलते हैं ऐसे स्टार्टलिंग एग्जाम्पल्स। सब लोग ज़्यादा कैपिटलिस्ट बनाने में लगे रहते हैं, बट ये लोग नहीं बोलते कि मैंने इतने डोनेट कर दिए। राइट। तो प्रेम जी है, अजीम प्रेम जी, बट बहुत कम एग्जाम्पल्स हैं। तो वो हमें देखने हैं, वो हमें दिखाने हैं। ओके, सो धंधे की बात हमेशा होती रहनी चाहिए। हाँ, हमेशा हर चीज़ में धंधे की बात देखनी चाहिए। ओके सर, थैंक यू सो मच ये कॉन्वर्सेशन करने के लिए। मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत बहुत एकदम दिलचस्प और एकदम I loved it. I'm glad, sir. Thank you so much. Thank you.